ठीक है, यानी इंग्लिश में कहते हैं थॉट ऑफ टैगोर, है ना। देखो आपको बाजार में बहुत सारी किताबें मिल जाएंगी, बहुत सारे आपको क्या मिलेंगे, नोट्स भी मिल जाएंगे, लेकिन किसी भी राइटर का या किसी भी व्यक्ति के विचार को जब तक कोई व्यक्ति या शिक्षक सामने बोल के पढ़ करके नहीं बताएगा तब तक उसका नोट्स आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। देखो थिंकर बहुत अपने आप में क्लिष्ट होता है समझना पढ़ना। देखो ये कहाँ आपको काम देगा, चिंतन वाला। देखो ये क्या है कि ये जीएस पेपर 1 में हमको काम देता है, सॉरी हाँ 1 में काम देता है, 1 के सेक्शन 1 में काम देता है। अब कोई भी थिंकर को पढ़ेंगे राकेश तो उसके अभी 2 रूप हो सकते हैं बीपीएससी मेंस में, या तो वो 8 नंबर का या 7 नंबर का पूछता है, या हो सकता है वो फुल क्वेश्चन क्या दे दे, 38 नंबर का दे दे। तो जितना भी क्वेश्चन पूछेगा आप उसको यदि डीप में पढ़ाई किए हुए रहेंगे तो आप उसको शॉर्ट्स कर सकते हैं या फिर शॉर्ट्स को लॉन्ग कर सकते हैं, ये ना होता है आकाश, ठीक है। दूसरी बात क्या होता है कि इस चिंतन जो होता है, यानी चिंतन का मतलब क्या होता है कि उनका विचार वो विभिन्न भागों में दिए हैं। भाग का मतलब हो गया कि शिक्षा पर दिया हुआ है, बंधुत्व पर दिया हुआ है, राष्ट्रीयता पर दिया हुआ है, राष्ट्रवाद पर दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीयवाद पर दिया हुआ है, पश्चिमी विचार पर दिए हुए। तो ये सब हो सकते हैं, थिंकर को पढ़ेंगे ना तो हम जो एस्से लिखते हैं 100 नंबर का एक क्वेश्चन, तो एस्से में हमारे भी बहुत ज़्यादा क्या होगा, वो हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है। तो हम जो बात को बोलेंगे, जिस बात पे हम चर्चा करें उसको अच्छे तरीके से समझने का कोशिश करना, उसको अपनाने का कोशिश करना, ठीक है। देखो इसमें हम पढ़ेंगे क्या, पहले हम इसकी क्या कर लेते हैं, पहले हम लोग इसकी फ्रेमिंग कर लेते हैं, है ना। देखो इसमें क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले यदि किसी भी थिंकर को हम पढ़ते हैं तो थिंकर का पहले हमको क्या पढ़ना पड़ता है, इंट्रोडक्शन, है ना। क्या पढ़ेंगे पहले हम क्या पढ़ेंगे, इनका परिचय पढ़ेंगे, परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके विचार पढ़ेंगे, ठीक है। विचार के बाद में इसका हम लोग क्या पढ़ेंगे, समालोचना, ठीक है। क्या पढ़ेंगे आकाश, समालोचना, ठीक है। समालोचना पढ़ने के बाद में हम इसका क्या देखेंगे, इसका निष्कर्ष देखेंगे। अब यहाँ देखो ये जो परिचय पढ़ेंगे तो परिचय में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, इसको हम लोग अभी चर्चा करते हैं। लेकिन जो सबसे हमारे पास में मेन पॉइंट है वह पॉइंट क्या है नीता, वह पॉइंट है हमारे पास में इसको विचार को समझना। विचार का मतलब देखो इसको विचार भी लिखते हैं या इसको क्या बोलते हैं, चिंतन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, चिंतन भी कहते हैं। दोनों क्या है, दोनों एक ही नाम है। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, थॉट, THOUGHT, थॉट, ठीक है, विचार, ठीक है। कहीं कहीं किताब में इसको दिखा गया बस समझ, यानी पूछ देगा कि राष्ट्रवाद पर टैगोर के समझ क्या है, तो सब क्या है, सब एक ही नाम है। अब देखो यह जो समझ हुआ या विचार हुआ या चिंतन हुआ राकेश, इसके जो हम लोग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है उसमें क्या क्या पढ़ेंगे, पहले उसकी फ्रेमिंग कर लेते हैं, ठीक है। जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है पढ़ना टैगोर में, वह समझना होता है कि टैगोर का राष्ट्रवाद, यानी टैगोर महोदय का जो विचार है उसने राष्ट्रवाद पर क्या विचार दिया है, ठीक है। राष्ट्रवाद पढ़ने के बाद में हम लोग पढ़ेंगे विश्व बंधुत्व, विश्व बंधुत्व। आप ऐसे लिख सकते हैं राष्ट्रवाद पर टैगोर के विचार, है ना, ऐसे लिख लो ताकि समझ में आ जाएगा। टैगोर के विचार, विश्व बंधुत्व पर क्या, टैगोर के विचार, ठीक है। उसके बाद यहां पर देखना, उसके बाद एक और रहता है शिक्षा पर, है ना, शिक्षा पर टैगोर के विचार, ठीक। अब देखो यहाँ शिक्षा जो होता है, ये शिक्षा को हम लोग 2 रूपों में बांटेंगे, ठीक है। देखो एक होता है हमारे पास में पश्चिमी शिक्षा, यानी पश्चिमी शिक्षा पर टैगोर साहब ने क्या दिया, क्या चर्चा किया है। और एक हम लोग होता है मातृभाषा में शिक्षा। पश्चिमी के मतलब देशीय नहीं लिखना है, क्या लिखना है यहाँ पर, मातृभाषा में शिक्षा पर इनका क्या था, टैगोर बाबा का या टैगोर साहब का हमारे पास में क्या विचार था, ठीक है। अब देखो उसके बाद में क्या है, उसके बाद में है मानव धर्म पर टैगोर के विचार, मानव धर्म पर क्या, टैगोर के विचार, ठीक है। अब देखो मानव धर्म जो होता है, इसी मानव धर्म में हम क्या पढ़ेंगे आकाश, जब डिस्क्राइब करेंगे तो हम पढ़ेंगे क्या, स्वास्थ्य पर, नगर पर, है ना, नगर मतलब शहर हो गया, है ना। उसके बाद की मेला, उसके बाद की सब संस्कृति, है ना। यानी बेसिकली आप ये समझ लो कि जो भी धार्मिक एक्टिविटी होते हैं टैगोर का, वो सब हम कहाँ पढ़ेंगे, इसी में पढ़ेंगे। क्योंकि कई बार बीपीएससी पूछा हुआ कि टैगोर का संस्कृति पर क्या विचार है, तो वास्तव में क्या होता है राकेश, वो होता है टैगोर का मानव धर्म पर क्या विचार है, उसी को प्रदर्शित करता है। कोई दिक्कत, हाँ संस्कृति, मेला हो गया, संस्कृति हो गया, ठीक है। चलो
इसके बाद में एक और हम डिस्क्राइब करते हैं, वह होता है क्या, ये सामाजिक विचार, यानी टैगोर का क्या, सामाजिक विचार। ठीक, जब विचार लिख दिए हैं विचार होगा। ठीक, अब देखो तो अब थोड़ा सा पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, टॉपिक को आगे बढ़ेंगे। देखो ध्यान से, लिख लिए सारे बच्चे, वैसे जो लिखे हो जैसे फ्रेमिंग कैसे कहानी लिखते हो, समझ में उसका पन्ना बहुत ज़्यादा खर्च होता है वैसे। देखो अब इसको हम समझते हैं आगे। देखो आकाश, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम अभी पढ़ रहे हैं राकेश टैगोर को पढ़ रहे हैं। टैगोर में क्या पढ़ रहे हैं, टैगोर का हम परिचय पढ़ेंगे, देखेंगे क्या है। पहले समझते हैं कि विचार में इतना ज़्यादा जो डायमेंशन हमारे पास में है, इतना ज़्यादा डायमेंशन हमारे पास में आखिर क्यों आया, क्यों हमको पढ़ना होता है टैगोर के संदर्भ में, है ना। देखो तो टैगोर ने राष्ट्रवाद पर क्या विचार दिया, पहले आज की क्लास में इसको चर्चा कर चुके। देखो ये जो थिंकर होता है ना, आपको एक दिन में नहीं समाप्त हो जाएगा। टैगोर यदि पढ़ा रहे हैं, खासकर अगर हम पढ़ा रहे हैं, तो कम से कम आपको 4 से 5 दिन मान के चलो कि इसमें खर्च होगा, मिनिमम 4 to 5 डेज यदि अच्छे से समझना है तो। अरे तो शॉर्ट में लिखवाना है तो होता नहीं, लिखवा रहे हैं तो बहुत जल्दी हो जाएगा। थिंकर को अब क्या है कि बीपीएससी में था ना, पहले छोड़ना था, आप किसी को छोड़ नहीं सकते, जो है उसको लिखना ही पड़ेगा। और थिंकर भी आपसे लिखवाता ही है बीपीएससी। और थिंकर में शिकायत होती है लोगों को कि नंबर कम मिलता है। नंबर कम इसलिए दिया जाता है क्योंकि जो बच्चे होते हैं मेंस देने वाले, वो अपना विचार नहीं लिखते हैं, बल्कि जो कोचिंग का नोट्स रहा याद किया उसी को लिखते हैं। तो जो कॉपी चेक कर रहे हैं, सोचो कि उसके भीतर में कितना बच्चा पीएचडी करके निकल गया है, उसको तुम थोड़े बेवकूफ बना पाओगे। तो विचार का मतलब होता है कि किसी भी दार्शनिक के विचार को आप पढ़िए, समझिए और अपनी भाषा में उसको एक्सप्रेस कीजिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में। बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं कि जो क्या करते हैं, अपनी भाषा में उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि इनका जो भी थॉट है, इन सारे एस्पेक्ट्स को उसको हम इजी वे में आपको तक डिलीवर करें, बहुत आसान भाषा में उसको समझाएं, है ना। एक समझो कि क्लासे चलेगा ये अलग तरीके से थिंकर का हम लोगों का। अब देखो, हम आपको नोट्स कल दिए हुए थे, है ना, उसमें उसका जन्म कब हुआ, कब मरा, क्या क्या किया, वो अपना पढ़ लेना। हमको जन्म से उसका मतलब नहीं है, बात समझ रहे हो। हमको क्या है कि टैगोर के जन्म से मतलब नहीं है, टैगोर कब मरे हमको इससे मतलब नहीं है, बल्कि टैगोर जब पैदा हुए और 8 साल से लेकर के जब तक वो जिंदा रहे, तब तक के समय में उन्होंने क्या क्या काम किया, है ना। सिंपल सा बात समझो। परिचय जो था, अभी क्या है कि हमने बताया कि आपको इसको जन्म से कोई मतलब नहीं है, पहले बोले थे ना। लेकिन एक चीज समझना है कि जन्म यदि हम इसका समझ लेते हैं कि जन्म इनका कब हुआ था, तो हमें थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाता है कि इनका समय कैसा रहा होगा। कोई दिक्कत, ठीक है। देखो 1961, ये कौन सा महीना होता है, गर्मी का मौसम होता है ना। देखो क्या होता है कि पश्चिम बंगाल में देवेंद्र नाथ टैगोर नाम के क्या होते हैं, एक बहुत बड़े जमींदार होते हैं, बहुत बड़े क्या होते हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं, और संभ्रांत परिवार उस समय कहा जाता है। तो 9 मई 1861 ईस्वी को पश्चिम बंगाल में ही देवेंद्र नाथ टैगोर के घर में क्या होता है, रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म होता है। क्या होता है, इनका जन्म होता है। अब चीज को समझो, इनका जब जन्म होता है तो ये 14 भाई बहन होते हैं। सोचो, ये जाति से ब्राह्मण है और इनका कितना था, इनका 14 भाई बहन था, और इनका स्थान कैमा था, 14वां स्थान था। यानी इससे बड़े 13 भाई बहन इनके रहे होंगे, किनके, टैगोर के। अब क्या था कि 14वां स्थान था, और क्या था, ये देवेंद्र नाथ टैगोर के सबसे छोटे और अंतिम क्या थे, अंतिम संतान थे। अब देखो, आप सबको पता होगा कि आपके घर में यदि छोटा भाई हो और यदि छोटी बहन हो तो क्या होता है, काशी का बदमाश एक तरफ और छोटका भाई एक तरफ होता है ना। हमारे घर में भी एक छोटा भाई बड़ा दंड वालक सब हर के घर में होता, नहीं नीता। अब चीज को समझो। अब क्या हुआ कि 14 में जब इसका जन्म होता है, 14 भाई को, ये सबसे छोटे होते हैं, तो इनके माता पिता, इनके दादा दादी, इनके चाचा चाची जो भी लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, और इनके भाई बहन ये भी इनको क्या करते हैं, बहुत प्यार देते हैं, बहुत स्नेह देते हैं। वह क्या देते हैं राकेश, बहुत प्यार देते हैं, स्नेह देते हैं। जरा सोचो कि किसी बच्चा को यदि स्नेह मिलेगा तो वह बच्चा कैसा होगा, बच्चा उच्छल श्रृंखल का होगा, नहीं तो कि हमेशा जो मन करेगा सो वह करेंगे। अब देखो, चूंकि इनका जन्म जमींदार परिवार में हुआ था, पैसों की कोई कमी थी नहीं, खाने पाने का कोई समस्या था नहीं, कोई टेंशन भी नहीं था, इसका अपना बड़ा भाई काम करता था, खाता पीता था, ठीक है, स्तुति, ये मस्त होता था। इनका काम क्या था, इनका काम था कि खाना पीना खाना और पार्क में घूमना। क्या काम था इनका, खाना पीना खाना और पार्क में अपना घूमना। और चूंकि 1861 में सोचो कि क्या समय था, 61 में ऐसा समय था कि बंगाल अपने आप में एक संस्कृति प्रधान प्रदेश है ना, इतना समृद्ध कल्चर है बंगाल का। तो ये खाना पीना खाते थे और क्या करते थे, अपने आसपास में जो बगीचा होता था आम का या जो किसी पेड़ पौधा का, वहाँ ही घूमने चले जाते थे। और जो चीज वह देखते थे
जैसे महिला घूम रही है, नदी बह रही है, पक्षी उड़ रहा है, या फिर कोई अगर कबूतर बैठा हो तो गू गू कर रहा है, बोलता है ना, चिल्लाते रहता है वो लोग, तो उसके कंठ के अप डाउन को देखते हैं कि मतलब किस स्थिति में वो चिल्लाता है, किस स्थिति में रोता है कबूतर, किस स्थिति में गू गू करता है। वो ऑब्जर्वेशन किया इन्होंने, तो जो ऑब्जर्वेशन करते थे उसको क्या, उसी को कविता के फॉर्म में लिख लेते थे। यानी टैगोर में क्या था कि ऑब्जर्वेशन पावर बहुत अधिक था, किसी भी चीजों को देखते थे तो वो क्या करते थे, उसको ऑब्जर्वेशन करके उसको लिख लेते थे, कहाँ पे, अपने किताब में, पन्ना में, उसी को बाद में किस में ट्रांसफॉर्म करवाते थे, गीतांजलि में ट्रांसफॉर्म करवाया था। अब देखो इससे हमको उसके दिमाग में क्या समझ मिला आकाश, कि ये सबसे दुलारे थे, इनका कोई काम नहीं था, पूरा फ्री माइंड में रहते थे, अपना घूमने फिरने गया, लाइट जला लो स्तुति, घूमने फिरने गया और क्या करता था ये, अपना ऑब्जर्वेशन जो किया उसको लिखना शुरू कर देता था। ठीक, अब देखो ध्यान से, चूंकि छोटका बच्चा था और पढ़े लिखे परिवार थे, ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था, तो सब लोग माता पिता इसको पढ़ाने के लिए बहुत क्या थे, भाई पढ़ाई लिखा तो करेगा ही ना। इतना इनको प्यार मिला कि इनको प्रारंभिक शिक्षा जो है, ऐसे लिखते हैं, इनको प्रारंभिक शिक्षा जो होता है वो प्रारंभिक शिक्षा घर में ही मिला, है ना। क्या मिलता है नीता, इसको घर में ही मिला, और 8 वर्ष की आयु तक, है ना, 8 वर्ष की आयु तक इनको क्या होता था, इनके शिक्षक जो हुआ करते थे, सांस ले लो पहले, बहुत ऊंचा क्लास है ना ये, ठीक है। 8 वर्ष की आयु तक क्या होता था, इनको क्या किया, घर में ही शिक्षा दिया गया। तो जब अब देखो कि घर में शिक्षा दिया गया, तो पहले इनको मातृभाषा में शिक्षा दिया गया, मतलब क्या, इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा जो थी वह क्या हुआ था, बंगाली भाषा में सीखा। चूंकि इनके पास पैसों की दिक्कत थी नहीं, इतना महान आदमी के पुत्र थे, पुता भी थे, ठीक है। क्या किया था, फिर इन्होंने इसी समय में क्या किया, अंग्रेजी की शिक्षा ग्रहण की। क्या किया, अंग्रेजी का शिक्षा ग्रहण किया। एक चीज देखो आकाश, जो बंगाल का ब्राह्मण परिवार उस समय हुआ करता था ना, वो काफी रिचुअल्स हुआ करता था। रिचुअल्स का मतलब क्या होता है कि टाइम से उठेगा, पहले पूजा पाठ करेगा, तब खाना पीना खाएगा, पहले बड़े बुजुर्ग को आदर सम्मान करेगा, प्रणाम पाठ जो होता था गांव में वो सब करता था। ये सब गुण इनमें था। टैगोर में क्या हुआ, ऑटोमेटिकली ये सब गुण इसमें चला आया। गुण आने के बाद में इनके व्यक्तित्व में थोड़ा सा निखारपन आना शुरू हो गया। टैगोर में जहां भी पार्क में जाते जो भी बड़ा बुजुर्ग मिलता था उनको क्या करते, अभिवादन क्या करते थे। तो इनके व्यवहार से आसपास के लोग भी क्या थे, बहुत कुछ रहा करते थे। तो 8 साल का जब इसका बच्चा हो गया तो इन्होंने क्या भेजा, इन्होंने अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बोला कि हम अच्छा एजुकेशन करने के लिए इसको बाहर भेजेंगे। तो इनके पिताजी ने इनको अंग्रेजी शिक्षा का अच्छा पढ़ाई करवाने के लिए कहाँ भेज देता है, ब्रिटेन भेज देते हैं। ठीक है, 8 वर्ष के बाद कहाँ भेज दिया गया स्तुति, इसको ब्रिटेन भेज दिया गया ताकि अपनी उच्च शिक्षा ग्रहण करे। वहां जाने के बाद में जब ब्रिटेन के कॉलेज में इनका दाखिला, स्कूल में दाखिला होता है, तो ब्रिटेन के बच्चों के जो स्टडी कल्चर है, हमारे यहाँ पहले क्या होता था, लड़का अलग बैठता था, स्कूल में ही ना होता था, लड़की अलग बैठती थी, लड़का अपना घर से बोरा लेके जाता था, लड़की लेके अलग बोरा जाती थी। लेकिन जब वो वहाँ गए, कहाँ गए, इंग्लैंड में पढ़ने गए, तो वहाँ क्या देखा, वहाँ इन्होंने कोएड एजुकेशन को देखा। बड़ा अच्छा एक वर्ड आता है, क्या आता है राकेश, वहाँ इन्होंने को-एड देखा, यानी को एजुकेशन देखता है। यानी वहां देखते हैं कि भाई हमारे बंगाल में लड़का अलग पढ़ रहा है, लड़की अलग पढ़ रही है, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक ही बेंच पर लड़का भी बैठा पड़ा हुआ है, लड़की भी बैठी पड़ी हुई है। और कई बार एक लड़का है, बॉल में सारी लड़कियां बैठी हुई, फिर भी पढ़ रहा है लड़का। सोचा उन्होंने, ऑब्जर्वेशन किया और देखा क्या कि जिस इस प्रकार की जो पढ़ाई है ना को-एड एजुकेशन में, इसमें बच्चा काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। उनके दिमाग को पढ़ो, को-एड एजुकेशन में क्या था, इसमें जो परफॉर्मेंस था वो क्या था स्तुति, हाई था। और जो हमारे यहाँ में सिंगल सिस्टम एजुकेशन था कि लड़का अलग लड़के अलग पढ़ता था, उनके पास में जो एजुकेशन अप्रोचिंग पावर था वो क्या था, काफी लो था। तो एक दिमाग वहां से लाया ना ब्रिटेन से। अब क्या हुआ कि इनके जो रहन सहन का कल्चर था तो वहां उनको नहीं भाया। क्या हुआ, वहां वो नहीं भा पाए, बोला कि हम नहीं पढ़ेंगे। मम्मी को बोला कि मम्मी तार भेजा, मम्मी हम ना पढ़ेंगे, हम वापस चले। तो मम्मी का प्रेम था, ठीक है चले अब यहीं पढ़ना। तो वापस इनको क्या करता है, बुला लिया जाता है ब्रिटेन इंग्लैंड से, और इनको रख दिया जाता है शांति निकेतन में। बंगाल में है ना शांति निकेतन, यहाँ से बुला करके क्या किया जाता है, जब इनका मन नहीं लगता है इनको क्या किया जाता है स्तुति, शांति निकेतन में इनको रख दिया जाता है। और यह शांति निकेतन वही स्कूल होता है जहां से इसके क्या होती है, यहीं पर क्या होता है, यहीं पर इनका जो जीवन होता है वो जीवन परिवर्तनकारी फेज में गुजरता है। यहीं से क्या होता है, इसका जीवन परिवर्तनकारी हो जाता है। ठीक है, देखो
कभी शांति निकेतन को यदि आपने यूट्यूब पर देखा होगा या कहीं फेसबुक पर देखा होगा तो देखना कि शांति निकेतन का जो आर्किटेक्चर है, स्तुति भवन बना हुआ है, बहुत ही सुंदर, हवादार, स्पेसी, बहुत अच्छा बना हुआ है। और वहाँ का जो माहौल है ना, वह माहौल पेड़ पौधा बहुत वहाँ लगा हुआ है, हरियाली बहुत ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा ग्रीनरीज है, हरियाली जहाँ जितना ज़्यादा है, वो हमारे मस्तिष्क को क्या करता है, मस्तिष्क को बैलेंस करता है, किसी भी चीज़ को सीखने में हमको ज़्यादा उत्प्रेरित करता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे मस्तिष्क को क्या होता है, कौन सा हार्मोन होता है मस्तिष्क निकलने वाला, जो हमारे चित्त को कंट्रोल करता है। कौन डूला होता है, मेंडुला, फेंडुला, ओब्लोंगोटा, क्या क्या होता है। देखो हरियाली जो होती है ना, हमारे जो न्यूरॉन सिस्टम होता है, उस न्यूरॉन सिस्टम को उद्दीपित करता है। तो जितना, क्यों लोग जाता है हिल स्टेशन घूमने के लिए पहाड़ में, जंगल, इसी कारण से। तो टैगोर साहब जब शांति निकेतन में रहते हैं स्तुति, तो वह देखते हैं कि यहाँ का जो माहौल सब है, माहौल को बहुत प्रभावित करता है। तो यहाँ से इन्होंने क्या करता है, एजुकेशन लेना शुरू करते हैं। तो अब यहाँ पर देखो कि जब ये पढ़ाई करना शुरू करते हैं, तो जब ये अपने एज में होते हैं और इनके साथ में जो और सारे स्कूल के बच्चे होते हैं, उनसे इनका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा तेज होता है। इसीलिए देखा जाता है कि इनका टैगोर को भारत के क्या बोलता है, भारत में 4 आधुनिक स्तंभकार बोला जाता है। रामचंद्र गुहा एक प्रसिद्ध इतिहासकार का किताब आता है हिस्ट्री का, उन्होंने गांधी, नेहरू, टैगोर और इनको, एक अंबेडकर साहब को, इस चारों को क्या माना है, आधुनिक भारत का नवनिर्माता माना है। तो रामचंद्र गुहा ने जब इनको पढ़ा, टैगोर के बारे में पढ़ा, तब उसने टैगोर को इतनी बड़ी उपाधि दे दी। कारण क्या था कि जब ये वहाँ अध्ययन कर रहे थे, तो अध्ययन करने के साथ में ही जिस क्लास में ये पढ़ा करते थे, उस क्लास के बच्चों को स्टडी करवाया करते थे। और इनकी रुचि साहित्य में बहुत ज़्यादा थी। क्या था, इनकी रुचि साहित्य में ज़्यादा थी, खास करके बांग्ला साहित्य में। और जो भी साहित्य में जिसकी रुचि होती है, जो साहित्यकार होता है, उनके सोचने का जो इंटेंसिटी होता है, आम लोगों से बहुत तेज होता है। देखते हो प्रेमचंद जो लिख दिया कोई दूसरा लिख पाएगा, महादेवी वर्मा जो लिख के गई कोई दूसरा लिख पाएगा, टैगोर जो लिख के गई गीतांजलि कोई दूसरा लिख पाएगा। एक लेखक का अलग वर्ग होता है। बात समझ में आया? ठीक है, देखो अब इस आगे बढ़ते हैं। देखो समय आ जाता है कि 1901 ईस्वी से, ठीक है स्तुति, 1901 ईस्वी से शांति निकेतन में इनका क्या होता है, अस्थायी ठहराव हो जाता है। पढ़े होंगे ना आप लोग, देखो ध्यान से। 1901 से लेकर के स्तुति 1908 ईस्वी तक क्या होता है, 1901 से लेकर के 1908 ईस्वी तक, यानी इन 7 वर्षों में क्या होता है, इन 7 वर्ष, इनका जन्म कब होता है, 61 में, कितना 40 साल का अंतर है ना, 40 ईयर में क्या हो जाता है, 40 ईयर में ये काफी मेंटली परिपक्व हो जाते हैं। तो ये 1 से लेकर के 8 के बीच में इन 7 वर्षों में कुछ ऐसा करते हैं जिनसे कि इसका नाम क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो जाता है। कैसे प्रसिद्ध होता है, पढ़े होंगे कि ये टैगोर के द्वारा 2 कविताओं की रचना की जाती है। जो कविता एक भारत का क्या बना, राष्ट्रगान बना, और ये किसका राष्ट्रगान बना, बांग्लादेश का। ठीक है, देखो ध्यान से सोचो कि किसी एक व्यक्ति के कविता को किसी देश के द्वारा राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया जाना अपने आप में बड़ी उपलब्धि होती है। इसका मतलब हुआ कि जिस कविता की रचना किया है वो शून्य से लेकर के शिखर तक पूरे हिंदुस्तान के भौगोलिक संरचना का क्या करता है, दर्शाता है। क्या है अपना राष्ट्रगान बताओ तो, जन गण मन, उसके बाद अधिनायक जय है। जन का मतलब क्या होता है, लोग, मन का मतलब क्या होता है, हृदय, जन, गण का मतलब क्या होता है, गणतंत्र व्यवस्था। यानी उन्होंने बताया कि जो हमारा गणतंत्रात्मक व्यवस्था है वास्तव में वह जन के हृदय से निकला गया हुआ है। कितनी बड़ी बात होती है, बताओ, जन गण मन में 3 वर्ड में कितना गहराई है कि यदि हमारा मन नहीं होता तो कैसे स्वीकार करते हम लोकतंत्र व्यवस्था को। ऐसे बहुत चीजें हैं। उसके बाद एक कौन है, उच्च, एक नहीं है पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा बोलता है ना। सोचो कितना बड़ा तेज बुद्धि है बुढ़ऊ का। एक कहाँ चला गया, पंजाब, सिंध कहाँ चला गया, पाकिस्तान चला गया। पंजाब, सिंध, गुजरात कहाँ चला गया, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा कहाँ चला। देखो कैसे नक्शा बनाता है, सिंध से, उसमें तो भाई पाकिस्तान तो साथ ही में था ना। टैगोर का बहुत नाम होना शुरू हो गया, तो टैगोर को वहां जो रहने वाले व्यक्ति थे उन्होंने और लोग बोला कि भाई तुम और लिखो, तुम और लिखो। जैसे अनामिका अपने यहाँ देखो कितना अच्छा कविता लिखी है। तो 8 से लेकर के 1911 तक, देखो फिर 3 साल का समय जो होता है ना, इन 3 सालों में
वे विश्व की तमाम जितने भी बड़े लेखक होते हैं स्तुति आकाश, उसकी कविताओं का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, उनकी किताबों का अध्ययन करते हैं। क्योंकि किसी भी राष्ट्र को या किसी भी देश को समझने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, वहाँ की किताब को पढ़ना। यदि कोई व्यक्ति हमको भारत को समझना चाहता है तो क्या पढ़ ले, एनसीईआरटी के इतिहास पढ़ ले, समझ जाएगा कि कैसा कल्चर था हमारे यहाँ, कैसा रहन सहन था। तो वहाँ के इतिहास को उन्होंने क्या करा, बहुत ज़्यादा पढ़ा। किनका, टैगोर साहब ने। तो इतिहास जब पढ़ा तो इसने क्या देखा है, इसने ऑब्जर्व करते हैं कि वहाँ विश्व के जितने भी बड़े बड़े राइटर हैं, अंग्रेजी में लिखते थे, तो जितने भी राइटर थे उसमें सबसे एक आम बात क्या था, आम बात था कि वे अपने राष्ट्र से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। समझो ध्यान से, टैगोर साहब ने क्या किया, विश्व की तमाम बड़े बड़े देशों के राइटर का किताब पढ़ा, इतिहास की किताब पढ़ा, भूगोल का किताब पढ़ा, कविता का किताब पढ़ा, कहानी का किताब पढ़ा, छंद पढ़ा, उपन्यास पढ़ा, उन सब में तो पढ़ा, लेकिन उसका जो निचोड़ क्या था, उन्होंने ऑब्जर्व किया टैगोर साहब ने कि वहाँ के जितने भी बड़े बड़े राइटर हैं देश के, उस देश के राइटर को अपने देश से बहुत प्यार है, उसके खिलाफ ना तो कुछ लिख सकता है ना तो कुछ सुन सकता है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में इसका अभाव था। क्या था, अभाव था। क्यों अभाव था, क्योंकि हम तो गुलाम थे ना। 11 में क्या था, कितना ज़्यादा हम गुलाम थे, 47 तक में आज़ाद हुए हैं ना, उसके अभी तक तो गुलाम है ना हम है। देखते हो कुछ स्वतंत्र लिखो तो तुमको क्या करेगा, तुमको तरी पार करवा देगा, रेड मरवा देता है सरकार, है ना। अभी तो स्वतंत्र नहीं हुए हम लोग, तो वो ऑब्जर्व क्या की। लेकिन लेखनी में जब तक आपको स्वतंत्रता नहीं, तब तक आप किसी राष्ट्र के प्रति ईमानदार नहीं हो सकते। तो इन्हीं कविताओं का क्या किया, सबका पढ़ करके इन 4 सालों में ये एक क्या करते हैं, एक रफली पेज, ये रफ नहीं होता है कि एक रफ डायरी का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। इसका क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। वास्तव में क्या होता है कि ये जो रफ होता है, ये गीत के रूप में क्या होता है, स्तुति सॉन्ग के रूप में, कविता के रूप में पेज में लिख करके, नहीं कैसे कॉपी तुम रखी हुई हो, कुछ मन क्या लिख लिया फिर उल्टा दे लिख लिया, एक रफ गीत के रूप में लिख करके क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। लेकिन इनको समझ नहीं आता है कि हम इसको अरेंज कैसे करें। जैसे हम शिक्षक हैं तो हमको पता है कि आप कहाँ लिखिएगा, क्या गलती करेंगे, हम अरेंज करवाते हैं ना मेंस राइटिंग प्रोग्राम के माध्यम से। तो इनको समझ नहीं आया कि हम कैसे इसको अरेंज करें। पढ़े लिखे लोग थे ही। इसी समय में क्या होता है, 1912 में क्या होता है, 12 ईस्वी में आयरलैंड कहाँ है, एक यूरोपीय देश है ना। तो एक आयरलैंड के क्या होते हैं, एक नागरिक होते हैं, नागरिक आप ये कह लो, एक उस समय में बहुत बड़े क्या होते हैं स्तुति, ये बहुत बड़े कवि होते हैं, कवि कह लो, लेखक कह लो, है ना। एक बहुत बड़े क्या होते हैं, कवि होते हैं, लेखक होते हैं। उनका नाम होता है डब्ल्यू बात्र एट्स। देखो क्या नाम होता है इनका नाम होता है डब्ल्यू बात्र एट्स नहीं लिखना, एट्स। देखो ये आयरलैंड के होते हैं, इनको क्या बोला, इनको आयरिश बोला जाता है, आयरिश नागरिक है ना, कैसे इंडिया के हम लोग इंडियन बोलते हैं। तो डब्ल्यू बात्र एट्स जो होता है, एट्स बोल दिए, डब्ल्यू बात्र एट्स साहब जो होते हैं, ये इनकी इस रचना को देखते हैं, क्या करते हैं, देखते हैं। तो होता है ना कि हम जो लिखते हैं उसका कदर हम खुद नहीं करते, कोई दूसरा कदर कर लेता है ना। उसी प्रकार से ये अपनी चीज को नहीं समझ पाए। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एट्स साहब ने इनके गीत की रचना को देखा, तो उसने क्या पाया कि टैगोर साहब ने जो रचना किया है ना, वास्तव में वो अपने अंतर मन से किया है और पूरे हिंदुस्तान की आत्मा को लिखा हुआ है। सोचो कि जो बच्चा 8 साल से लेकर के 13 से लगातार लिखना शुरू करेगा, उसके पास कितनी दक्षता आएगी, समझ रहे हो ना। ये चीज को समझा। तो अब इसमें क्या होता है कि अब इसी एट्स साहब ने इसी रफ डायरी को क्या किया, अरेंज किया। क्या किया स्तुति, अरेंज किया कि हाँ इस पन्ना को यहाँ नहीं वहाँ रखो, इस पन्ना को यहाँ नहीं वहाँ। कैसे अरेंज करते हैं, उसको बोलते हैं फेर करना, फेर करवाया। तो अब इसका नाम पूछा इन्होंने, क्या किया, इन्होंने पूछा टैगोर साहब से, टैगोर जी इसका नाम क्या रखे हुए हैं आप। तो बोले यार नाम का तो नहीं पता है, हम तो गीत लिख रहे हैं, तो गीतों का संग्रह बोल दीजिए आप इसको, गीतों का क्या बोल दीजिए, संग्रह बोल दीजिए। तो इसका एक रफली उन्होंने नाम बताया, गीतों का संग्रह। और कहीं कहीं लिखा जाता है गीतों को अर्पण, है ना। यानी इन्होंने कहा कि हमने जो कविता लिखा हुआ है या हमने जो भी छंद लिखा हुआ है, अपने गीत के माध्यम से लिखा हुआ है और हम अपने राष्ट्र को समर्पित करते हैं।
हम क्या करते हैं, अपने राष्ट्र को समर्पित करते हैं। तो ये एड्स साहब इसको अरेंज करवाते हैं और बोलते हैं अब पूरे का एक भाई शीर्षक दिया जाता है ना, पढ़ते हैं ना कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना पड़ता है। तो इन सारे जो रफली पेज होता है उसको एक नाम दिया जाता है। वास्तव में जो यह नाम इसी एड्स साहब ने देता है। क्या देता है, यही बोलते हैं इसका नाम आप क्या रखिए, इसका नाम रखिए गीतांजलि। क्या रखिए, गीतांजलि। अब एक चीज को यहां समझो आकाश, यहां थोड़ा सा ट्विस्टिंग क्या है कि टैगोर साहब ने जो भी अपना रचना लिखा था, कविता के रूप में लिखा हुआ था ना, वो लिखा था क्या, इंग्लिश लैंग्वेज में। क्या लिखा था, हाँ ध्यान रखना, क्या लिखा था, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ था। ठीक, अब ये इसको बांग्ला में ट्रांसलेट करते हैं, कौन, एड्स साहब। ये क्या करते हैं, इसको बांग्ला में ट्रांसलेट करते हैं ताकि बहुत लोगों तक पहुंचे। और बांग्ला में ट्रांसलेट करके इसको अरेंज कर देते हैं। फिर से समझो मेरी बात को, ये क्या करते हैं, जो गीतांजलि होता है मूल रूप से अंग्रेजी में लिखा जाता है टूटी फूटी भाषा में, तो ये इनको देते हैं, किनको, कहाँ गया, एड्स साहब को। एड्स साहब इसको बांग्ला में ट्रांसलेट करके इनको वापस देते हैं कि भाई हमने अरेंज कर दिया है, और पुनः ये बांग्ला से क्या करते हैं, अंग्रेजी में इसको ट्रांसलेट करते हैं। सुनो मेरी बात को, फिर से दोहरा रहे हैं। टैगोर साहब ने गीतांजलि के छंद को या गीतों के अर्पण के छंद को किस में लिखा था, अंग्रेजी में लिखा था। लेकिन भाई बिहार की अंग्रेजी कैसे, बिहारी ना था पहले वो आदमी, बिहार का अंग्रेजी कैसे होता, टूटा फूटा होता, उतना बेस्ट तो नहीं हो सकता है। तो एक जैसे कहीं पर फ्रेज का कमी है, कहीं में प्रोनाउंसिएशन की दिक्कत होता है, कुछ तो लिख दिया। अब इन्होंने क्या किया, बांग्ला भाषा में इसको ट्रांसलेट किया। क्यों किया, क्योंकि इसको बंगाली दादा थे टैगोर, इनको समझ में बहुत अच्छे तरीके से आता था, तो बंगाली में इसको ट्रांसलेट करके एक अच्छे फॉर्म में लिख करके दिया टैगोर को। फिर टैगोर ने बाद में इसी बांग्ला अपने ही गीतों को वापस क्या किया, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, और उसी को गीतांजलि के रूप में 1912 में क्या किया, प्रकाशित करवा दिया। मतलब कि पहले ये अंग्रेजी में था, फिर बांग्ला में ये एडस आते हैं तो बांग्ला में कर देते हैं, फिर टैगोर इसको अंग्रेजी में कर लेते हैं, ऐसे। सुनो नीता, देखो पहले क्या था, टैगोर ने इसका भाषा क्या लिखा था, अंग्रेजी में लिखा था, ठीक है, जो अंग्रेजी के जानकार थे। लेकिन ये अंग्रेजी में नाउन का दिक्कत था, प्रोनाउन का दिक्कत था, पंक्चुएशन मार्क्स का दिक्कत था, फ्रेज का दिक्कत नहीं होता, कुछ को कुछ लिख देता है। तो अब ये इसी चीज को देता है किसको, एड्स साहब को। तो एड्स साहब को तो क्या होता है कि इनको पता होता है कि भाई टैगोर का अंग्रेजी उतना ठीक ठाक नहीं है, मतलब बेस्ट नहीं कह सकते हैं उस समय में। तो ये इसको क्या करते हैं, बांग्ला भाषा में अनुवाद करके और अरेंज करके संगठित करके किसको देते हैं, वापस टैगोर को देते हैं। और टैगोर इसको क्या करता है, पुनः अंग्रेजी में इसको ट्रांसलेट करके गीतांजलि के रूप में क्या करता है, पब्लिश करवाता है। तो आयरलैंड में और ब्रिटेन में इनकी लगभग 12-13 हजार किताब छपाई जाती है उस समय में। और देखते देखते इतना ज़्यादा किताब बिकता है कि 6 महीना में ही 10वीं बार इसका पुनः प्रकाशन करवाया जाता है। और पूरी दुनिया में लोगों को इतना ज़्यादा आकर्षित करता है इनकी गीतांजलि, इतना ज़्यादा मतलब पेज उसको बोलते हैं, उत्साह देता है लोगों में कि 1913 ईस्वी में क्या किया जाता है, 13 ईस्वी में इनको क्या मिलता है, नोबेल पुरस्कार मिलता है। किस क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। अब देखो तो आकाश, अब इसको क्या मिल गया, नोबेल मिल गया। तो नोबेल मिलने के बाद में अब ये क्या हो गया, पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गया। यानी 1913 के बाद से ये विश्व में क्या होते हैं, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो जाते हैं। इसी बीच में एक हमारे नहीं होता है, गांधी जी टपक जाते हैं बीच में, कुछ घटनाएं। गांधी जी कब आते हैं इंडिया में, 15 में आते, बीच में आए सर 2 बार। गांधी भारत में कब आए थे, अफ्रीका से कब लौटे थे, 15 में आए थे ना। ठीक, अब देख, हाँ अब देखो गांधी जी बीच बीच में आते रहते थे, लेकिन किताब में लिखा गया 15 में। अब देखो 13 में क्या मिला, नोबेल मिल गया, और क्या हुआ 15 में गांधी लौटते हैं। तो भाई तुरंत तक नाम नहीं ना हो जाता, उसमें तो मीडिया का कमी था, फेसबुक थोड़ी था कि ट्वीट कर दिया फिर पास हो जाएगा, है क्या होता है। तो अब इनका धीरे धीरे पूरे विश्व के पेपर में क्या छपता है, नाम छपता है कि भाई हिंदुस्तान के मतलब गुलाम भारत में पहली बार किसी को नोबेल दिया गया है। आश्चर्य की बात थी ना, ब्रिटेन का इतना सारा देश उपनिवेश था, किसी को मिला, उस समय नोबेल नहीं मिला, इसको हमारे इंडिया वाले को मिला हुआ है। बहुत नाम होता है इनका। गांधी बाबा को क्या मिलता है, अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में, अरे वाह इंडिया के मिल गया और हम यहीं पर हैं। हालांकि ये इतिहास का बात, ऐसा कुछ होता नहीं है। गांधी को भी इसकी सूचना मिलती है।
तो किसी कारणवश गांधी 1915 में कहाँ आते हैं, भारत में आते हैं। ठीक, भारत में आने के बाद में तो वो कुछ ऐसी घटनाएं बीच में घटित होती हैं कि गांधी जी टैगोर से मुलाकात करते हैं। और तब तक गांधी भी क्या होता है 17 में जब यहाँ चंपारण का आंदोलन होता है हमारे बिहार में, ये भी विश्व प्रसिद्ध हो जाते हैं गांधी बाबा भी। प्रसिद्ध तो थे अफ्रीका के समय से, लेकिन इंडिया में प्रसिद्धि कब मिलती है, 17 के बाद से। तो इनकी मुलाकात वास्तव में 17 के बाद ही होता है दोनों का, चूंकि दोनों अपने अपने जगह पर क्या हो गया, एक बहुत मजबूत स्तंभ हो गया ना, एक साहित्य का स्तंभ हो गया, पूरे विश्व नोबेल मिल गया, मामूली बात हो रही है। एक क्या हो गया, एक क्रांतिकारी के रूप में स्थापित होता है जो देश का नायक कहलाता है। दोनों स्तंभ हो गया। अब दोनों का क्या होता है, मीटिंग होता है, टेबल लगता है, एक तरफ से गांधी जी बैठते हैं, एक तरफ कौन बैठते हैं, टैगोर बैठते हैं, अपना हेलो हाय करते हैं, खाना पीना जो होता है चलता रहता है। अब बात आता है क्या कि अब इतने प्रभावित होते हैं दूसरे के व्यक्तित्व से कि गांधी जी उनको बोल देते हैं, गांधी जी इनको बोला टैगोर को कि टैगोर बाबा आप तो इतना अच्छा झकास किताब लिखी है, पूरा दुनिया में आपका मतलब कि वाहवा हो गया, पूरा दुनिया आपको गुरु मान रहा है। बोलता कि टैगोर हिंदुस्तान में एक अंध देश में ऐसा व्यक्ति है कि जो पूरा दुनिया को प्रकाश दे रहा है, फलाना चिलाना, मतलब कि आप पूरे देश का विश्व का गुरु बन गए हुए हो, तो आई एम गिविंग यू अ टाइटल, है ना, आप स्वीकार कीजिएगा। बोले टैगोर जी बोले ठीक है दीजिए, क्या देते हैं देखते हैं क्या। तो गांधी जी क्या इसको बोलते हैं, गुरुदेव। पूछा जाता है पीटी में कि टैगोर को गुरुदेव किसने कहा था, तो सबसे पहले गांधी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को क्या दिया था, गुरुदेव से बोला था। तो गांधी जी क्या देते हैं इसको स्तुति टाइटल देते हैं, किसको, टैगोर को। तो भाई साहब बंगाली में एक गुण है कि अगर वो लेगा तो देगा, अभी छोड़ेगा तो नहीं। क्योंकि बंगाली अगर तुम्हारे पास में दोस्त मिल जाए तो वो अगर तुम उसको खिलाओगे तो वो भी तुमको खिलाएगा नहीं तो कल। टैगोर बाबा तो ले लिया गुरुदेव का, बोले कि बापू, बापू बोलते हैं क्या नाम है, कि गांधी जी अब हमको तो खुजली हो रहा है, आप हमको दे दिए, हम कुछ आपको नहीं देंगे तो मेरा बंगाल का संस्कृति अलाउ नहीं करता है, हमें तो कुछ आपको देंगे। तो बदले में बोलता क्या कि आप भी क्या किए हैं, पूरे देश का नायक बने हुए हैं, सब आपको बहुत मान सम्मान बोलता है, तो हम भी आपको टाइटल दें। गांधी बोला कि जल्दी दीजिए भाई साहब, हमको तो स्वीकारोक्ति होगी उसको। तो टैगोर क्या बोलते हैं गांधी को, यहाँ क्या होते हैं, यहाँ टैगोर होते हैं और यहाँ क्या होते हैं, गांधी होते हैं। ठीक है, गांधी क्या देते हैं स्तुति, इनको क्या उपाधि देते हैं, गुरुदेव, गुरुदेव। ठीक है, और टैगोर क्या उपाधि देते हैं गांधी को, ये गुरुदेव देते हैं। तो टैगोर क्या देते हैं इनको, गांधी को महात्मा देते हैं। महात्मा क्यों कहते हैं, देखो ध्यान से, क्योंकि आपको पता होगा कि गांधी जब ट्रेन से सफर कर रहे थे, कहाँ, जोहान्सबर्ग, प्रिटोरिया वाले जोहान्सबर्ग में, तो नहीं होता कोई थूक फेंकता था वहां पे, ये हाथ उठा के फेंकते थे। वो सोचो कि कितना ज्यादा तुमको तपस्या की जरूरत है, किसी के थूक को हाथ उठा करके फेंकना, है ना, बड़ी तपस्या चाहिए उसमें, एक संत ही कर सकता है वैसा। और प्लस कि जब हमारे हिंदुस्तान में आते हैं तो लोगों का क्या करते हैं, आध्यात्मिक मनोवृत्ति के माध्यम से क्या करते हैं, उनका हौसला बढ़ाते हैं। वोट दे दिया ये, तो अब क्या करते हैं कि ये अपना दे दिया, मामला खत्म हो गया। अब देखो, चूंकि टैगोर जो था, समझो ध्यान से, टैगोर जो था और गांधी जो था, दोनों अपने आप में क्या होते हैं, स्तुति विषय होते हैं ना भाई। गांधी को हम लोग पढ़ते हैं, देखते हो गांधी पे थीसिस लिखा जाता है, वो क्या हो गया, टैगोर, गांधी भी विषय है, क्या है, टैगोर भी विषय है, यानी ये दोनों अपने आप को स्थापित कर लिया। अब इस दोनों को क्या किया, इस दोनों के व्यक्तित्व का कुछ गुण गांधी का, कुछ गुण टैगोर का कौन चुरा लेते हैं, जवाहरलाल नेहरू। अब देखिए कि जब हम लोग नेहरू का विचार पढ़ेंगे, नेहरू का राष्ट्रवाद क्या कहता है, नेहरू की अहिंसा क्या कहती है, नेहरू की शिक्षा क्या कहता है ना, तो वास्तव में इनका कोई अपना थॉट नहीं है। ये राष्ट्रवाद यहाँ से चुरा लिए हुए हैं, ये राष्ट्रवाद गांधी का चुरा लिए हुए हैं, तो अपना क्या करते हैं, राष्ट्रवाद नया शुरू कर देते हैं। आजकल यही ना होता है, दरोगा का पीटी हो रहा है, अभी मार्केट में खूब सेट प्रैक्टिस बिक रहा है, स्तुति हाथ रही है। वो क्या होता है कि किसी का सेट 5 को कुछ वहां से ले लिया, 5 को यहाँ से ले लिया और नया निकाल दिया। आजकल यही हो रहा है। वही चीज यहाँ पे हुआ कि अब देखो कि इन तीनों में सामंजस्यता है, तो बीपीएससी यहाँ पर प्रेशर नहीं देता है ज्यादा। बीपीएससी बहुत समझता है कि बिहार का बच्चा थोड़ा सा कोमल माइंडेड होता है, इसीलिए क्या किया, अभी तक गांधी नेहरू टैगोर में ना घुमाता था, इसी का थिंकर पूछता था। क्योंकि देखो, पूछेगा राष्ट्रवाद, नेहरू का राष्ट्रवाद हो, तुम टैगोर का भी लिखो तो तुमको नंबर उतना ही मिलेगा, है ना। अहिंसा पूछेगा, गांधी का लिखोगे, टैगोर का फिर उतना नंबर मिलेगा। सबका थिंक एक दूसरे से मिलता जुलता है। लेकिन प्रसाद साहब जब से आए हैं तब से क्या करता है, घुमा रहा है। अब जयप्रकाश नारायण ने पूछ दिया है, लोहिया पूछ दिया है, यानी अपन को बिहार का हर बेचारा को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इन्होंने चुरा लिया। अब देखो ध्यान से कि जब ये चीजें घटनाएं घटित हो जाती हैं, है ना, इसी बीच में अब टैगोर, देखो जब कोई व्यक्ति प्रसिद्ध होता है ना, तो वो क्या, वो लेक्चर देना शुरू करता है कि नहीं करता है। देखिएगा जब कामयाब कोई हो जाता है, जैसे खेसारी लाल यादव है, कौन कोई कार खरीदा है, बड़ा बढ़िया कार है, देखते हैं,
है ना, रेंज रोवर के कौन सा लैंड लैंड क्रूजर खरीदा है 3-4 करोड़ का है। तो अब देखते हो भाषण देता है कि ये हमार कार नहीं खे, इस सब बिहार के जनता के बा। एगो बोला पत्रकार हमको चढ़ने दीजिएगा, तो है तुम कैसे चढ़ने देंगे, हम कर देंगे कि यानी जब आप कामयाब होते हैं तो आप क्या होते हैं, आप मीडिया में हाईलाइट होते हैं राकेश, और आपको भाषण देना शुरू कर देते हैं। टैगोर के साथ भी यही होता है कि टैगोर जब कामयाब होते हैं, उनको नोबेल का साहित्य का नोबेल मिलता है, वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंच पर क्या करते हैं, विचार विमर्श करना शुरू करते हैं, देते हैं ना। तो उन्हीं के विचारों का संकलन अब हम लोग को डिस्कस करना है, पढ़ना है। क्या करना है, इन्हीं के संकलन को पढ़ना है, विचारों को। अब इसी विचार में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो फ्रेमिंग की राष्ट्रवाद का ये सब वगैरह सब, इसको चर्चा करते हैं। अब देखो ध्यान से, गीतांजलि में जो भी कविता ये लिखा गया हुआ, देखिए हो ना, पढ़ रहे जन गण मन पढ़े है ना, किसको दर्शाता है स्तुति, हमारे राष्ट्र को दर्शाता है ना। और इनकी एक किताब है नेशनलिज्म, पढ़े होंगे, लूसेंट में लिखा होगा ना कि किताब का नाम और लेखक, पढ़े हो ना। टैगोर का किताब कौन लिखा, ये नेशनलिज्म में कौन लिखा हुआ है, टैगोर लिखा हुआ है। तो टैगोर ने जब नेशनलिज्म किताब लिखा, मतलब क्या, राष्ट्रवाद, उसके बाद में जब उन्होंने जो भी विचार लिखा ना, तो दुनिया में काफी आग की तरह ये फैलना शुरू हो गया। क्या हुआ, दुनिया में ये आग की तरह फैलना शुरू हो गया, क्या, टैगोर का नेशनलिज्म, टैगोर का राष्ट्रवाद। तो अब हम क्या करते हैं कि टैगोर के सीधे इतना कहानी तो समझ में आ गया, ये एक समझ था कि हमको वहां के मायने तक पहुंचना। अब हमको क्या कहते हैं, टॉपिक पर हम आते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, राष्ट्रवाद पर टैगोर के विचार, ठीक है। एक चीज हमको बताओ कि हम मेंस में एक टॉपिक पढ़ना पड़ता है आप लोगों को, बीपीएससी क्वेश्चन पूछता भी है कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे, पढ़े हो ना आप लोग, स्पेक्ट्रम सब लोग पढ़ा होगा, नहीं तो खरीदा तो सब लोग नहीं करेगा जी, नहीं पढ़ा होगा, खरीदा तो होगा स्पेक्ट्रम, कहा कि भाई पड़ोसी ले रहा था, हमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक। अब देखो ध्यान से, यह जो राष्ट्रवाद है, थोड़ा सा टैगोर से हट के चलना का प्रयास करते हैं, फिर हम टैगोर पर जंप करेंगे, पहले तो हम बाहर निकलते हैं। देखो राष्ट्रवाद क्या होता है आखिर, या किसको समझो, राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है। देखिए ध्यान से, हमारे पास में क्या होता है, स्तुति 3 घटनाएं होती हैं, एक 1757 का होता है, 1764 का होता है, फिर 1900 कहाँ लिख दिए, अच्छा हाँ ठीक 1757, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या होता है, हमको पता नहीं थी, यहाँ पे थोड़ा सा मेरी कमजोरी है। प्लासी का युद्ध हो गया, ये क्या होता है, बक्सर, और ये क्या होता है, स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता आंदोलन। अरे आंदोलन नहीं होता है, दिन होता है जब हम आजाद होते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, ठीक है। जैसे नीता कहीं जाती है तो इसके पास एक तोता है, बड़ा अच्छा बोलता है, मतलब नाम ले करके, उसको लेके जाती हो नीता, जी सर। क्यों लेके जाती हो उसको, क्योंकि तुमको उससे प्रेम है ना। अगर तुम नहीं रहोगी तो हो सकता है वो तोता चिल्ला चिल्ला करके अपना खाना भी ना खाए, आत्महत्या भी करे। बहुत पक्षी होते हैं ना कि लगा होता है मालिक सुनकर बहुत ज्यादा। अब देखो ध्यान से, जब 1757 से जो पहले की घटना थी और 1757 के जो बाद की घटना थी, उस घटना ने हमारे भारत में रहने वाले लोगों के मन स्थिति को परिवर्तित कर दिया। क्या कर दिया आकाश, इससे पहले हम प्रायः व्यक्तिगत रूप से क्या कहलाते थे, स्वतंत्र कहलाते थे, ठीक है। इस 64 के युद्ध ने अब यह स्पष्ट कर दिया कि हिंदुस्तान में कौन शासन करेगा और कौन शासन नहीं करेगा, ये ना बोला जाता है। अब देखो इसमें क्या बताया गया, इसमें बताया गया कि अब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, अब यह क्या हो गया, ये कन्वर्ट हो गया प्रशासनिक विंग में। किसमें कन्वर्ट हो गया, प्रशासनिक विंग में। यानी अब धीरे धीरे हमारे यहाँ शासन व्यवस्था किसके अंदर चला गया, ब्रिटेन की सरकार ले लिया। ब्रिटेन की सरकार ले लिया, मतलब कि आप ये समझ लो कि 1764 ऐसा समय होता है जब हम क्या होते हैं, जब हम गुलाम हो जाते हैं, गुलाम होते हैं, ठीक है। यानी अब हम पिंजरे के तोते के समान हो गए हैं स्तुति। हमको यदि सरकार या हमको जो पाल रहा है वह खाना देगा तो हम खाएंगे, नहीं देगा तो हम नहीं खाएंगे, मर जाएंगे। क्यों, क्योंकि हमसे हमारे काम का अधिकार छीन लिया गया, हमसे हमारी शिक्षा का अधिकार छीन लिया गया, हमसे हमारा स्वास्थ्य का अधिकार छीन लिया गया, हमसे हमारा मतलब स्वतंत्रता का अधिकार छीन लिया गया, हमसे हमारा धार्मिक अधिकार छीन लिया गया। जी पाएंगे, नहीं जी पाएंगे हम, यानी हमको पिंजरे में कैद कर दिया गया। तो हम तो चूंकि पहले से आजाद थे,
व्यक्तिगत स्वतंत्रता थी हमारी, जो मन करता था वो काम करते थे। हम छटपटा रहे हैं, क्या कर रहे हैं आकाश? छटपटा रहे हैं कि अब हम जिंदा हो, हम निकले पिंजरा से। आखिर किसी पक्षी को पिंजरा में रखते हैं तो छटपटा निकलने के लिए बाहर में, कि हम आज़ाद होकर स्वतंत्र गगन में उड़े, अपना विकास करें। हम भी छटपटा रहे थे। यानी हमारे अंदर उस आकाश को छूने का क्या था? काबिलियत था, लेकिन हमको बंद कर दिया गया। हम जिससे प्रेम करते थे उसको हम नहीं प्राप्त कर पा रहे, हमको बंद कर लिया गया। पक्षी के व्यू से हम बोल रहे हैं। पक्षी को जब क्या, पक्षी किससे प्रेम करता है? आकाश से प्रेम करता है। तुम्हारा बात नहीं बोल रहे हैं, स्काई का बोल रहे हैं। वो क्या करता है? स्काई से प्रेम करता है। और हम किससे प्रेम करते थे? आजादी से। को बांध लिया गया। तो फरफराएंगे ना जीतने के लिए, ठीक है। फरफराने का मतलब क्या हुआ कि हमको जिस विधि से जकड़ा गया है, हम उससे स्वतंत्र होना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि हमारा देश क्या हो? आजाद हो। हम क्या चाह रहे हैं? हमारा देश क्या हो? आजाद हो। हम अकेले आजाद करवा लेंगे? नहीं ना। 64 के बाद से हमारे यहाँ देखी हो, बम का क्या हुआ? बम का सिनारियो शुरू हो गया। बमबारी किया गया, अंग्रेज बमबारी किया, बंदूक से मारा हमको, चाबुक से मारा, जहर खिला करके मारा, पेड़ पर फांसी टांग के मार दिया गया। याद करो वो कुर्बानी, वो घटनाएं जब इतिहास में पढ़ते थे आप लोग। अभी हम लोग आज़ाद होकर रील्स बनाते हैं, टिकटॉक बनाते हैं। ये आज़ादी उस समय थी नहीं थी? कुछ बोल नहीं सकते थे हमारे खिलाफ में। अकेले तो लड़ नहीं सकते हैं। यानी हम क्या बनाएंगे? हम ग्रुप बनाएंगे। क्या बनाएंगे स्तुति? ग्रुप बनाएंगे, ताकि हम स्वतंत्र हो। किससे? ब्रिटिश हुकूमत से। मान लो कि हम चाह रहे हैं कि हम आज़ाद हो जाएंगे, है ना। तुम भी चाह रहे हो कि आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन तुम्हारे काम करने का अलग तरीका है, मेरा काम करने का अलग तरीका है, और स्तुति का अलग तरीका है। तो यदि हम तीनों साथ मिलकर काम करेंगे तो बहुत मजबूती से काम होगा ना। तो यही कहता है राष्ट्रवाद, कि जब आपको राष्ट्र से प्रेम हो, आपको क्या हो? राष्ट्र से क्या हो आकाश? प्रेम हो, और आप सभी लोग एक साथ मिलकर के राष्ट्र के विकास में, राष्ट्र के उत्थान में सहयोगी साबित हो रहे हो, वही स्थिति राष्ट्रवाद कहलाता है। यदि हम झंडा लेके खड़ा हो जाए कि भारत माता की जय, माता जय, तो हम, मेरा राष्ट्रवाद नहीं कहलाएगा। वो मेरा व्यक्तिगत राष्ट्रवाद होता है, अगर सामूहिक बोले वो राष्ट्रवाद नहीं हो सकता है। जब तक कि भारत के सभी देश के लोग एक साथ नहीं बोले भारत माता की जय, तो तब तक वो राष्ट्रवाद नहीं कहलाएगा। अभी भी हमारे हिंदुस्तान में वास्तव में राष्ट्रवाद की भावना की कमी है। कारण क्या है? क्योंकि हम जाति, हम वर्ग, हम पंथ, हम एजुकेशन से बटे हुए हैं। समझ में आ रहा है? ये चीजें हुई क्या? ये राष्ट्रवाद। अब देखो, ये जो राष्ट्रवाद का होता था, क्या हमको बांध लिया गया। अब हमारे दिक्कत में क्या होती है कि हम चाह रहे हैं कि हम आजाद हो जाए, लेकिन हमारे पास आजाद होने के लिए किसी प्रकार का कोई न तो साधन है, न तो साध्य है। पढ़ते हैं ना गांधी के विचार में, साधन और साध्य। अब पूछेंगे क्या होता है, तब मुंह नहीं घुमाने लगेगा, सब बाद में पूछेंगे। साधन और साध्य पढ़ते हैं गांधी के थॉट्स में। तो जो न तो हमारे पास साधन है, न तो मेरे पास में क्या है? साध्य। साधन का मतलब होता है कि इसके पास तो बंदूक है ना, हमारे पास क्या है? कुछ है नहीं है। साध्य का मतलब क्या होता है कि किसी के कंधे पर रख करके बंदूक चलाना। मेरे पास कंधा कोई है नहीं ना, है उस समय में ये तो नहीं था। अब चीज को समझो यहीं पर ध्यान से। इसी बीच में क्या होता है, हम जब गुलाम होते हैं तो देखो ध्यान से, 1800 से लेकर के 1900 तक का जो समय होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ना 19वीं शताब्दी, बोलते हैं आकाश। ये 19वीं शताब्दी का ऐसा समय होता है जब हमारे यहाँ कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जो राष्ट्रवाद के उदय के कारण स्थापित करता है। स्पेक्ट्रम यदि आप लोगों ने पढ़ा होगा या कहीं से अपने गूगल देखा होगा तो देखा होगा आपने कि राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे। पढ़े हो ना? पढ़े हो? क्या रीजन होता बताओ तो। नहीं था मतलब राष्ट्रवाद का मतलब क्या हो कि हम क्यों आजाद होना चाह रहे हैं, क्या कारण था हमारे पास में, बताओ। पहले हम इसके रीजन को समझते हैं कि राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या थे, तब टैगोर के विचार को समझ में तब हमको आएगा। ऐसे नहीं समझ पाओगे। कोई भी मास्टर यदि तुमको राष्ट्रवाद पढ़ाना शुरू कर दे, बाउंस करेगा, नहीं समझ में आएगा तुमको जब तक इसके रीजन को नहीं पढ़ोगे। राष्ट्रवाद समझ में आ गया? राष्ट्रवाद का मतलब होता है क्या कि जब हमारे किसी भी राष्ट्र में रहने वाले सभी लोग उस देश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कल्याण के लिए सामूहिक रूप से क्या होते हैं? शामिल होते हैं। उसी को हम लोग क्या, उसी भावना को क्या बोलते हैं? राष्ट्रवाद बोलते हैं। एक और समझो कि देश प्रेम बराबर क्या होता है? स्तुति, राष्ट्रवाद होता है।
अब हम ये समझते हैं कि राष्ट्रवाद के उदय के रीजन क्या क्या थे। देखो सबसे पहला जो रीजन क्या था हमारे यहाँ, वह रीजन था ब्रिटिश प्रभुत्व। क्या था? ब्रिटिश प्रभुत्व। अब देखो ब्रिटिश प्रभुत्व का सबसे बड़ा कारण क्या था कि हमारे राष्ट्रवाद कैसे पैदा कर दिया। हम जब गुलाम थे, और हमको गुलाम कौन बनाया था? पूनम ब्रिटेन की सरकार ने बनाया हुआ था। तो हमारे भारतीयों का कैसे शोषण किया गया? शारीरिक शोषण किया गया, मानसिक शोषण किया गया, उसके बाद और कौन सा शोषण किया गया? आर्थिक राजनीतिक शोषण किया गया। ठीक है, अब सोचो कि यही 18वीं शताब्दी से पहले जब हमारे यहाँ धार्मिक तथा सामाजिक आंदोलन नहीं प्रभावित किया गया हुआ था, उससे पहले जो हमारे समाज दो भाग में बटा हुआ था, एक अपर क्लास था, एक क्या था? एक लोअर क्लास था। आप पढ़े होइएगा कि जो केरल में कुछ ऐसी महिलाएं होती थी जिनको अपना सीना ढकने का अधिकार नहीं था, वो तो पहले की बात थी। ब्रिटेन ये अंग्रेजी हुकूमत के आने के बाद भी ये घटनाएं घटी हैं कि यदि जो SC ST की महिलाएं हैं ना, उनको एक ही वस्त्र धारण करना पड़ता था। जो पुरुष वर्ग के लोग हुआ करते थे वो अपने कमर के पीछे झाड़ू लगा के चला करते थे। उनका क्या? उनका मानव अधिकार हनन हुआ, हनन हुआ। वो चाहे कि हम इस चंगुल से निकले बाहर, तो उन्होंने क्या किया? ब्रिटेन का जो प्रभुत्व था, जो ब्रिटिश सरकार ने जो हमारे यहाँ इकोनॉमिकली क्रंच किया था, पॉलिटिकली क्रंच किया था, सोशली क्रंच किया था, उसको हटाने के लिए हमारे लोग क्या किए? हमारे सभी लोग इकट्ठित होना शुरू हो गए। अब देखोगे कि इसी एरा में यानी 1800 से लेकर के 1900 के बीच में हमारे भारत में बहुत सारे किसान आंदोलन हुआ करते हैं। पढ़े हो ना? सरस्वती साहब हो, चाहे मतलब पाइकर विद्रोह को, जितना विद्रोह सब होता है सब इसी समय में होता है। ठीक, पहला हो गया। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है सामाजिक धार्मिक क्या सुधार आंदोलन होता है। अब देखो ये क्या होता है, अंग्रेज के आने से पहले हमारे यहाँ जो सामाजिक व्यवस्था थी या हमारे यहाँ जो धार्मिक व्यवस्था थी, उसमें किसी प्रकार का संक्रमण नहीं था। देखो जैसे धार्मिक का मतलब क्या हो गया कि कुछ आदिवासी लोग थे, वो लोग पाहुन प्रथा पर विश्वास करते थे। पाहुन व्यवस्था था ना, जब मुंडा व्यवस्था में पाहुन पढ़े हो ना? कौन था? फूफा था? अरे पाहुन एक व्यक्ति हुआ करता था जो आदमी को देवता से जोड़ता है। बताओ, आदि सर का नाम खराब कर दोगे तुम लोग हैं। सिंह बोंगा जो था ना, तो बिरसा मुंडा तो बाद में आया है ना। मुंडा विद्रोह में ऐसा था, मुंडा जनजाति में, कि देवता और आदमी के बीच में एक व्यक्ति मतलब पंडित होता था, उसको पंडित को बोलते थे। पुरोहित बोल सकते हैं अभी में, अभी के समय पुरोहित बोल सकते हैं, बोलते थे ना। पाहुन व्यवस्था था वो। तो अब क्या किया ब्रिटेन की सरकार ने? उस व्यवस्था को खत्म कर दिया। ठीक, उसके बाद क्या किया कि उसके सामाजिक व्यवस्था को खत्म। सामाजिक का मतलब क्या? उनका समाज कैसा था? वन प्रधान समाज था ना। वन पर क्या किया उसने? अधिकार कर लिया ना ब्रिटिश सरकार ने। बोला कि नहीं, जंगल आदिवासी जंगल किसका है? जंगल अब हमारा है। तो सोचो कि जो हमारे उस समय में लगभग 12% पॉपुलेशन जंगल में रहा करते थे, उनको तो बहिष्कार कर दिए हैं। वो तो छटपटाएगा ना निकलने के लिए, तो वो भी क्या? वो भी तैयार हुआ। किस लिए? अपने आप को बाहर निकालने के लिए। बात समझ में आया? तो दूसरा क्या था कि जो हमारे यहाँ जो सोशल और रीजनल ये जो मूवमेंट हुआ था, वो हमारे यहाँ राष्ट्रवाद को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा क्या किया? मदद किया। जैसे देखो क्या क्या था? ब्रह्म समाज था, तत्वबोधिनी सभा था, है ना, आर्य समाज था। जितना सभा पढ़ते हो ना, सब कुछ इंक्लूड होगा। सबसे बड़ी बात क्या हुई थी इसमें कि कुछ ऐसे भी हमारे पास में रिचुअल्स थे, हिंदू रिचुअल्स, जिनको की सरकार ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? बैन करवा दिया। ठीक, देखो तीसरा क्या हो सकता है? तीसरा जो था, इसी समय में प्रेस और साहित्य का विकास होता है ना। आप लोग पढ़े होंगे कि प्रेस और साहित्य के विकास ने हमारे यहाँ राष्ट्रवाद को क्या किया? बढ़ावा दिया। ठीक, प्रेस के माध्यम से देखो कि बहुत सारे से, जैसे अमृत बाजार पत्रिका था, यंग इंडिया था, है ना। उसके बाद और कौन कौन था? प्रताप था, बहुत प्रकार का पत्रिका सब था। उन सब पत्रिकाओं ने क्या किया? उन सब पत्रिकाओं ने ब्रिटेन की सरकार की नीतियों का आलोचना किया और लोगों को इकट्ठा किया। पत्र जो होता है, वो पत्र सबसे आसान तरीका होता है पत्र पत्रिका कि अपनी बात को जनमानस तक पहुंचाने का। तो जो हमारे पास में प्रेस और साहित्य थे, उन्होंने बताया कि राष्ट्रवाद कहते किसको हैं। इसी बीच में एक और घटनाएं होती हैं, वह होता है कि देशीय खोज व आधुनिकता का प्रसार। ठीक, अब देखो
अब क्या होता है कि इसी बीच में क्या होता है, हमारे विश्व में कुछ ऐसे देश होते हैं, कुछ ऐसे आइलैंड होते हैं जिस देश का आइलैंड का नया मतलब खोज किया जाता है और उसके पेपर में प्रकाशन होता है और बताया जाता है कि वो लोग स्वतंत्र हैं, तो काफ़ी खुश हैं, यानी अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्या करता है वो यूज कर लेता है, जो मन किया वो खाया पिया, जहाँ मन किया वहाँ स्टडी किया, जहाँ मन किया वहाँ व्यापार बिजनेस किया। तो यहाँ के भारतीय लोगों ने सोचा कि यदि हम भी स्वतंत्र हो जाएंगे तो हम भी क्या होंगे, हम भी स्वतंत्र रूप से क्या करेंगे, अपना व्यापार करेंगे, अपना क्या करेंगे, अपने जीवन को जिएंगे। तो ये क्या, देखो घटना तो बहुत सारा है, उतना हमको डिस्कस, ये अलग टॉपिक उसको पढ़ेंगे हम लोग। हम आपको बस ये बताना चाह रहे हैं कि अंग्रेजी सरकार का जो नीति था, क्या था, उसका जो पॉलिसी था वर्क करने का और जो प्रशासन चलाने का, वो क्या था कि वो हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को हनन किए हुए था, वो सब काम किया। ठीक है, अब चूंकि ये तो साहित्यकार है और आपको पहले पता कि साहित्यकार जो क्या होता है, वाक्पटु होता है, बोलने में, समझाने में, है ना। तो इसी बीच में जब टैगोर साहब का प्रादुर्भाव होता है तो टैगोर साहब क्या करते हैं, अपने स्तर से राष्ट्रवाद को बताते हैं। अब देखो, टैगोर के आने से पहले बहुत सारी घटनाएं हो चुकी होती हैं और टैगोर का जब जन्म होता है, जब वो मरते हैं 1941 में, उस बीच में बहुत सारी घटनाएं होती हैं। तो टैगोर साहब क्या करते हैं, अपने जन्म के पहले की घटना और अपने समय के दरमियान जो घटनाएं घटित हो रही हैं उनका सूक्ष्म अवलोकन करते हैं और इस अवलोकन के बाद में वो राष्ट्रवाद की एक नवीन अवधारणा को जन्म देते हैं, जिसका कि पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा आलोचना किया जाता है। इस चीज़ को समझो ध्यान से, टैगोर एकमात्र ऐसे थिंकर विचारक कहे जाते हैं पूरे विश्व में कि जो रहते तो भारत में हैं, राष्ट्रवाद का संकल्पना भी देते हैं, राष्ट्रवाद की संकल्पना भारतीय लोग बोलते हैं कि यह भारत के खिलाफ दिया है राष्ट्रवाद की भावना। नहीं समझे मेरी बात को, फिर से दोहराते हैं। टैगोर ने नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद का जो कॉन्सेप्ट है दिया तो पूनम भारत में ही, भारत के लिए ही दिया, लेकिन उनका जो बोलने का शैली था, उनका जो भाव था, उस भाव से अन्य इतिहासकार यह समझे कि इनका जो राष्ट्रवाद था वो क्या है, विदेशी राष्ट्रवाद का कॉपी किया गया हुआ है, यानी वह राष्ट्रवाद इंडिया के लिए एप्लीकेबल नहीं है। उसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब हमारे यहाँ जीएसटी लागू किया गया भारत में, कब किया गया, 17 में कि 15 में लागू जब किया गया, तो जीएसटी वास्तव में वो फ्रांस का कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो हमारे यहाँ इंडिया बिना किसी एग्जीक्यूशन का लागू कर दिया गया, बिना किसी, अभी तो देखो जीएसटी समझ नहीं आता है, लोगों को अच्छे से सीए को नहीं समझ में आया कि जीएसटी आखिर काम कैसे करता है। तो वही आलोचना उस समय हुआ था, किसका, टैगोर का, कि टैगोर ने राष्ट्रवाद का बोल दिया कि ये चीज होता है, लेकिन वास्तव में भारतीय परिवेश में वो राष्ट्रवाद शून्य है, उनकी संकल्पना क्या शून्य है, चूंकि इनको नोबेल मिला हुआ था और इनके राष्ट्रवाद का पूरा लोग क्या किया, आलोचना करना शुरू कर, इसलिए इसका क्या हुआ, नाम हुआ। अमिताभ बच्चन का गाना है ना, जो है नाम वाला वही तो बदनाम है ना, यानी जिसका ज्यादा, जो ज्यादा बदनाम होता है उसका क्या होता है, नाम होता है। वह चीज हुआ टैगोर के राष्ट्रवाद। टैगोर के राष्ट्रवाद को ब्रिटेन के थिंकर ने, आयरलैंड के थिंकर ने, ऑस्ट्रेलिया के थिंकर ने, जर्मनी के थिंकर ने, अरब के थिंकर ने, जितने बड़े बड़े दार्शनिक विचारक थे, सबने इनका आलोचना किया, अपने किताब में लिखा, पेपर में छपा, वहां के अथानी पेपर में नाम तो होगा टैगोर साहब का ना, लेकिन फिर भी वास्तव में टैगोर ने बोला, मरने से पहले जब निकेतन साहब में, शांति निकेतन सब में थे, गांधी जी को अपना दुख सुनाते हैं कि देखिए ना, हम इतना अच्छा देश के लिए बात बोलते हैं, हमको पत्रकार लोग बोलता है क्या कि टैगोर राष्ट्रवाद के खिलाफ है, टैगोर का राष्ट्रवाद मतलब गड़बड़ राष्ट्रवाद है। ठीक, अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि व्हाट इज द व्यू ऑन नेशनलिज्म गिवन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, अब हम वहां पे चलते हैं, आते हैं, तो कहानी खत्म हो गई इसकी राष्ट्रवाद का। अब हम टैगोर के राष्ट्रवाद पर आते हैं, अब टैगोर का हम थॉट समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखो ये बताओ तो स्तुति, अब एक थिंकर के रूप में हम टैगोर को देखते हैं। ठीक है, तो अभी जो हम कहानी सुनाए हैं, वह कहानी से आपको क्या समझ मिलता है कि टैगोर जो होते हैं अपने समय के एक क्या होते हैं, उत्कृष्ट साहित्यकार, और क्या होते हैं, एक उन्नत विचारक होते हैं। एक उत्कृष्ट साहित्यकार के रूप में इन्होंने अपने आप को क्या किया, स्तुति स्थापित किया। आकाश, कैसे स्थापित किया, गीतांजलि लिख करके। ठीक है, अब देखो तो यहाँ क्या राकेश, उन्नत विचारक के रूप में इन्होंने अपने आप को स्थापित क्या किया, जो हम लोग फ्रेमिंग किए थे ना, दार्शनिक का, विचार का, शिक्षा का, धर्म का, फर्म का, उससे रूप। अब देखो एक वर्ड यूज किया गया हुआ है उन्नत। क्या होता है, उन्नत। उन्नत का मतलब होता है कि वर्तमान जो दशा है उस दशा में निरंतर क्या होना चाहिए, निरंतर कुछ न कुछ होते रहना चाहिए। ठीक है,
1931 में इनके द्वारा एक किताब प्रकाशित किया जाता है, उस किताब का नाम होता है मानव का धर्म। ठीक है, देखो अब ये मानव का धर्म किताब हम क्यों नाम लिखे हैं, इस चीज को समझो ध्यान से। हमने कहा कि 1931 में किताब प्रकाशित होती है, लिखा तो पहले गया होगा ना। जिस मेरे पास में क्या किताब लिखी है, पैसा नहीं कि प्रकाशित कर रहा है, उस पर इनके पास में रहा होगा, किताब ही पुनः मत रही है। अभी तुम लोग पर काम करते हैं, नौकरी बताओ ना, पैसा लेके काम करेंगे, है कि नहीं? अच्छा सहयोग से ही चलता है काम वाम सब। देखो ये क्या हो गया, किताब लिखा, प्रकाशित हुआ। इस किताब को प्रकाशित होने से पहले इन्होंने क्या किया, भारत में हो रहे तमाम प्रकार की स्थिति परिवर्तन तथा भारत में परिवर्तित हो रहे सामाजिक दशा का गहन तथा सूक्ष्म अवलोकन किया। राष्ट्रवाद को समझो यहीं पे। टैगोर का राष्ट्रवाद केवल राष्ट्र से प्रेम करना नहीं होता है, स्तुति पूनम आकाश नीता। टैगोर का राष्ट्रवाद क्या होता है, धर्म से भी जुड़ा हुआ है। टैगोर का राष्ट्रवाद आध्यात्म से भी जुड़ा हुआ है। टैगोर का राष्ट्रवाद व्यापार से भी जुड़ा हुआ है। और टैगोर का राष्ट्रवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता से भी जुड़ा हुआ है। क्या हो रहा है, कभी दांत बैठा रही है, कभी मुंह मचका रही हो, ठंडा लग रहा है, जैकेट रखे पहन लो, ठंड लग रहा है तो, प्यास लगा हुआ है। अभी ठंडा का समय चल रहा है, जब निरुद्ध बात पहन के चलो जैकेट। चलो देखो मानव धर्म लिखा गया हुआ है। अब देखो ध्यान से, इन्होंने क्या किया, मैंने कहा एक वर्ड यूज किया है, हमने क्या किया है राकेश, कि इन्होंने माइक्रो ऑब्जर्वेशन किया। इनसे पूछा गया, जब ये विश्व भारती का नाम सुने होंगे आप लोग, क्या है, अभी यूनिवर्सिटी बन गया है ना, एक विश्व भारती क्या था, शैक्षिक संस्थान था, जिसका स्थापना कौन करते हैं, टैगोर साहब करते हैं। कहाँ, पश्चिम में। नाम सुने हो ना, तो विश्व भारती का नाम नहीं सुने हो? हाँ सर सुने हो। नहीं तो पूरा विश्व फेमस है विश्व भारती, इसका कितना नाम चलता है। तो विश्व भारती का क्या होता है, ये स्थापना करते हैं टैगोर साहब, एक शैक्षणिक संस्थान इंस्टीट्यूशन होता है, वहीं पे स्थापना करते हैं, उसी में अपना ये किताब का संकलन करते रहते हैं। ठीक है, तो उसी में जब ये पत्रकार सब, कैसे यहाँ का गांधी का पत्रकार सब आता है भाषण रिकॉर्ड करने के लिए, उसी प्रकार इनसे पत्रकार मिलने आता है। इनसे पूछता है कि सर आप बहुत बार बार बोलते हैं राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र प्रेम करो, राष्ट्र प्रेम में आखिर होता क्या, तो वही डिस्क्राइब करते हैं। देखो इन्होंने कहा, अब समझो मेरी बात को ध्यान से लिखना बाद में, ये कहते हैं कि वास्तव में राष्ट्रवाद को भारत के लोग जैसे समझ रहे हैं कि राष्ट्र से प्रेम करना, वास्तव में राष्ट्र से प्रेम करना ही एकमात्र राष्ट्रवाद का परिभाषा नहीं हो सकता है। समझो ध्यान से, ये कह रहे हैं उस पत्रकार को, और इस किताब में भी लिखा गया हुए हैं कि भारत के लोगों का समझना है कि राष्ट्र के प्रति प्रेम करना या राष्ट्र के प्रति आसक्ति दर्शाना केवल यही राष्ट्रवाद का परिभाषा नहीं हो सकता है। बोला तब क्या होगा, तो बोलते हैं देखो हमारे यहाँ भारत में जब से ये था परंपरा, सभ्यता का विकास शुरू होता है, तो विकास के मध्यम अवस्था में, यानी 17वीं 18वीं शताब्दी में, या खास करके जब हम गुलाम होते हैं, हमारे यहाँ देखो कितनी कुरीतियाँ हैं। देखो तो स्तुति, अब इसने क्या किया, इन्होंने बताया कि हमारे यहाँ भ्रूण हत्या जो है बहुत चरम पर है, कोई दिक्कत। और इन्होंने ये भी बताया है कि हम जिस राज्य में रह रहे हैं, कहाँ पर, बंगाल में, तो बंगाल भारत का सबसे ज्यादा अंध राज्य है। अंध मतलब अंधरा राज्य है। क्यों अंधा राज्य है, कि आपको पता होगा कि हमारे हिंदुस्तान में स्पेक्ट्रम में लिखा गया हुआ है ये लाइन भी, और बिपिन चंद्रा में भी, कि आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय का केंद्र बंगाल था। क्यों था, क्योंकि वहाँ पे शैक्षिक संस्थान, ये शिक्षित लोग ज्यादा था, विकास ज्यादा था वहाँ पे। तो जहाँ शिक्षा का विकास है, फिर भी वहाँ के लोग क्या है कि भारत में सबसे ज्यादा अंध राज्य के वासी कहलाते हैं। क्यों, क्योंकि उस समय में सर्वाधिक जो भ्रूण हत्याएं हुआ करती थी, कहाँ हुआ करती थी, बंगाल में। क्यों हुआ करती थी, क्योंकि उसमें बांग्लादेश साथ में था ना, मुस्लिम आबादी बहुत अधिक थी, उसमें पॉपुलेशन बहुत अधिक था, तो हिंदू हो या मुस्लिम हो, वहां पे भ्रूण हत्या बहुत अधिक हुआ करती थी। ये कहते हैं कि देखो कि जो बच्चा गर्भ में पल रहा है, जो शिशु है गर्भ में पल रहा है, उसकी यदि हम हत्या करवा रहे हैं, मतलब क्या कि हम देश का संसाधन का हत्या कर रहे हैं, फिर कैसे राष्ट्रवाद हो सकता है हमारे यहाँ। इन्होंने कहा कि यदि भ्रूण हत्या हमारा हो रहा है, तो भ्रूण हत्या जहां पर होगा हम राष्ट्रवाद को नहीं मानेंगे। आप इसको रोकिए तब मैं राष्ट्रवाद को मानूंगा, वास्तव में राष्ट्रवाद है तो दिक्कत। फिर देखो अगला बताते हैं, ये क्या, हमारे यहाँ कन्या विवाह जो होता है बहुत ज्यादा प्रचलित था। और ये बंगाल का बुढ़ो सब कम उम्र के लड़की से शादी करके रहता था लोग। ठीक है, अब देखो इनका कहना है कि हमारे यहाँ जो लड़की अपने विवेक से तैयार नहीं होती है,
शारीरिक रूप से तैयार नहीं होती है, उनको विवाह के बंधन में बांध दिया जाता है, उनके व्यक्तिगत अधिकार का हनन किया जाता है, उनके स्वतंत्रता के अधिकार का हनन किया जाता है। क्यों? क्योंकि उन पर शादी का जो बंधन होता है उनके परिवार वाले जबरन थोप देते हैं। तो जब आपके देश में कोई व्यक्ति, कोई समूह या कोई जीव अपने आजादी के लिए अपने स्वतंत्र विचार को स्थापित नहीं कर सकता है, आप कैसे बोलते हैं कि आप राष्ट्रवाद है? बात समझ रहे हो? केवल देश से प्रेम नहीं, आप क्या करो, आप भ्रूण हत्या रोको तब राष्ट्रवाद आएगा। आप क्या करो, आप कन्या विवाह को रोको तब राष्ट्रवाद होगा। ठीक है, फिर देखो अगला क्या कहते हैं, एक और आता है विधवा। हमारे यहाँ समाज में विधवा तिरस्कार बहुत ज्यादा था, है ना? पढ़े होंगे खास करके। देखो ये सब कुछ बंगाली में ज्यादा होता था, दक्षिण भारत में नहीं। ये सब दक्षिण भारत में लोग मस्त रहता था खा पी करके। जो द्रविड़न समूह के लोग हैं, पिछड़ी जाति के लोग सब हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं था। जहाँ जहाँ ये एजुकेशन जहाँ ज्यादा होता है वहाँ ढकोसलेबाजी बहुत ज्यादा होता है। देखते हो ना, ज्यादा पढ़ा लिखा लोग होता है, किससे खाना खाता है? पोक से। नहीं, एक चम्मच होता है पकड़ने वाले, क्या बोलते हैं? हम क्या बोले हैं? और इसको यही ना बोलते हैं FORK, फोरक बोलते हैं ना। चम्मच से पकड़ो, इससे काटो, फिर खाओ। ये क्या ढकोसलेबाजी हो गई? हुई ना ढकोसलेबाजी। देखो क्यों? क्योंकि एजुकेशन है वहाँ पे। आप लोग जब बिहार में जाइएगा तो हाथ से खाइएगा तो आपको 2 दिन का खाना बैन कर दिया जाता है। एक लड़की का, प्रियंका का बैन कर, बोला कि सर हमको खाने देना, क्या हुआ? तो हाथ से खाना शुरू कर दिए थे। एटिकेट है, ग्लास कैसे पकड़ना है, चम्मच कैसे तोड़ना है, कैसे पकड़ना है, सब वहाँ सिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि अब आप छात्र, आप एक एलीट क्लास में गए हैं ना। अब भाई डीएम के साथ बैठेंगे, अधिकारी के साथ, स्तुति के नीचे मुस्कान आगे, यही मुस्कान रखो, स्तुति यही एनर्जी देता है अंदर में आगे बढ़ने को। हाँ, आ जाता है। ठीक है, देखो इन्होंने देखा क्या कि हमारे समाज में विधवा तिरस्कार बहुत ज्यादा है। मान लेते हैं, देखो 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी के समय कैसा होता है कि बहुत लोग सेना में भर्ती होते हैं, उसमें विवाह भी कम आयु में होता है। टैगोर का विवाह खुद भी कम उम्र में हुआ था, पढ़े हुए किताब में आप लोग। मान लो कि जो सेना में लड़ रहा है या फिर जो किसी कारणवश मर गया कोई लड़का, और कोई लड़की युवती और विधवा हो गया, ठीक है, ये जीवन में कैसे बैचलर रहेगी भाई? इनकी स्वतंत्रता नहीं है, इनकी भावना नहीं है। टैगोर कहते हैं कि जब कोई भी विधवा होती है तो उनके स्त्री, उनके क्या, उनके अपनी भावना का ये समाज के द्वारा क्या किया जाता है? दबाया जाता है। तो भावना वास्तव में क्या होता है? भावना को दबाया जाना अपने आप में क्या होता है? राष्ट्रवाद नहीं हो सकता है। इन्होंने कहा कि आप विधवा विवाह को क्या करो? हाईलाइट करो, उसको प्रमोट करो, तब हम राष्ट्रवाद को मानेंगे। तो बाद में इनके द्वारा ईश्वरचंद्र विद्यासागर का नाम सुने हो ना? कौन थे? विधवा से विवाह कर लिए थे बेचारे, वो समाज सुधारक वो भी कहे जाते हैं विद्यासागर। उन्होंने क्या किया, जब इसको प्रमोट किया तो वास्तव में उनके काम को इसने बहुत ज्यादा सराहा टैगोर साहब ने, और संदेश दिया कि आपको भी क्या करना, आपको भी मतलब प्रमोट करना चाहिए सब लोगों को विधवा विवाह का। ठीक है, ये बताया, ये 3 चीज समझ में आ गया, भ्रूण का, कन्या का, विधवा का। अब देखो अगला क्या कहते हैं कि हमारे समाज में बहुत ही ज्यादा क्या है? अशिक्षा है। अशिक्षा का मतलब ये हो गया कि इन्होंने एक वर्ड दिया था कि हमारे समाज के लोग अपनी मातृभाषा को नहीं समझ पाते हैं। इसको क्या होता है? मातृभाषा नहीं समझ पाते हैं। ठीक है राकेश, इन्होंने कहा कि जब भी कोई व्यक्ति या समुदाय अपनी मातृभाषा को ही नहीं समझ पाता है तो वो कैसे अपनी बात को अपनी मातृभाषा में रख सकेगा? आप जबरन किसी पर अंग्रेजी मत थोपो, किसी पर बांग्ला मत थोपो, किसी पर हिंदी मत थोपो। उनकी जो मातृभाषा है आप उनको पढ़ने का क्या दो, उसमें आजादी दो, ताकि वो स्वतंत्र रूप से अपनी बात को कह सके। समझ में आया? तो ये क्या कहते हैं कि आपको मातृभाषा में शिक्षा देना एक क्या है? राष्ट्रवाद का एक बहुत बड़ा परिचायक है। ठीक है, फिर देखो 5वां चीज देखो यहां पर ध्यान से। 5वां चीज थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, इसमें समझो ध्यान से, मैं अभी उसको डिस्कस करता हूं। 5वां केस में ये जापान केस की चर्चा करते हैं। इसको हिंदी में जापान मामला की चर्चा है ना। देखो जापान केस का चर्चा क्या करते हैं, इस चीज को समझो ध्यान से। आप लोग पढ़े होंगे कि जापान दुनिया का ऐसा देश है जिसके पास अपना कोई संसाधन नहीं है, न वहाँ लोहा पाया जाता है, न वहाँ अमरक पाया जाता है, सब बाहर से मंगवाता है। लेकिन जापान आज देखते हो 2075-80 में जी रहा है। मैगलेब ट्रेन वहाँ चलता है, पटरी का ही हवा में उड़ के ट्रेन चल रहा है। सोचो इतना लोग लादा हुआ ऊपर में उड़ के भाग रहा है पटरी के ऊपर से।
एग्जाम्पल ये देते हैं क्या कि हमको जापान के लोगों से सीख, एग्जाम्पल बोल रहे हैं, इसी में देते हैं, कहा गया इसी किताब में कि हमको जापान के लोगों से सीखना चाहिए कि उनके यहाँ संसाधन का अभाव है, वो रोए नहीं हैं, वो क्या किए हैं, संसाधन के अभाव होते हुए भी अपने आप को ऐसा तैयार किया है कि आज वो क्या है, आज हर देशों के लिए आदर्श बना हुआ है। क्योंकि जापान एशिया में है ना, एशिया महादेश में जापान पड़ता है, तो ये बोलते हैं कि जब एशिया का दूसरा और छोटा देश ऐसा कर सकता है तो हमारे पास तो मतलब विशाल संसाधन है ना, जल संसाधन है, ह्यूमन रिसोर्स है, इसके बाद मट्टी है, हवा है, सूरज है, सोना चांदी हीरा मोती सब है। तो यदि हम अपने संसाधन होते हुए भी यदि हम अपने संसाधन का सदुपयोग नहीं कर सकते हैं तो हम राष्ट्रवाद कैसे अपने आप को माने। तो इनको काउंटर किया जाता है कि भाई जापान तो स्वतंत्र है, आप तो गुलाम है। तो ये कहते हैं ठीक है हम अभी गुलाम है ना, लेकिन हम जब आज़ाद हो जाएंगे, आज कल तो आज़ाद हम होंगे ही, चूंकि इनको पता था कि हम आज़ाद होंगे ही। भाई 1941 में जब इनका ये हुआ था, इनको तो पता कब था कि 2-3 विश्व युद्ध में ही मतलब ये फर्स्ट वर्ल्ड वार में ही मतलब कर ले आज़ाद हो जाएंगे। गांधी को ही ना बोर युद्ध में बताया गया था, तो गांधी को जो सार्जेंट रूप हम क्यों बोलते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में बोला कि हमको तुम सेना भर्ती दो, तुमको आज़ाद करने लाश दे दिया इनको, गांधी बाबा फंस गए। इनको पता था कि हम आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन वो क्या किया, टपली मार गया ब्रिटेन की सरकार। उनको पता था कि आज न कल हम आज़ाद हो जाएंगे। तो जब ये जापान वाला बोला कि जब वो एशिया वाला देश हमको कर सकता है तो आज न कल तो हम आज़ाद होंगे ही, तो हम रिसोर्स का कैसे यूज करके हम आज़ाद ये राष्ट्रवाद नहीं ला सकते हैं। इसीलिए बीपीएससी मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है कि टैगोर का आधुनिक राष्ट्रवाद क्या कहलाता, क्या किसे कहते हैं। ये तो था राष्ट्रवाद, अब एक आता है आधुनिक राष्ट्रवाद। तो यही जापान केस से क्या होता है, ये राकेश इन्हीं के कॉन्सेप्ट में आधुनिक राष्ट्रवाद की संकल्पना आता है। ये चीज ध्यान रखिएगा, एक राष्ट्रवाद तो अलग होगा जिसको कि हम लोग यहाँ से डिस्क्राइब करेंगे, एक चर्चा क्या आता है आधुनिक राष्ट्रवाद का। अब ये क्या कहते हैं, देखो ये कहते हैं कि आधुनिक राष्ट्रवाद का मतलब ये होता है कि हमको देश को प्रेम तो हमको है, लेकिन हम मॉडर्न तरीके से अपने देश का सर्वांगीण विकास करेंगे, जिसमें देश के उपलब्ध साधन, देश के उपलब्ध संसाधन का विवेकपूर्ण यूज करते हुए देश को हम क्या करेंगे, विकास के रथ पर सवार करवाएंगे। स्टेटमेंट है उनका सरकार टैगोर साहब का। तो ये कहते हैं कि हम आधुनिक राष्ट्रवाद कब लाएंगे, जब हम अपने यहाँ तकनीक का प्रयोग करेंगे। ये क्या कहते हैं आकाश, अब इनके नजर में राष्ट्रवाद क्या हो सकता है कि हम विकास में क्या करें, विकास में तकनीक का प्रयोग करें, तकनीक का प्रयोग करें, ये राष्ट्रवाद होता है। अब देखो एक राष्ट्रवाद में क्या कहता है, गांधी का राष्ट्रवाद पढ़ेंगे ना हम लोग, आगे अक्सर पढ़ाएंगे आप लोगों को इतिहास वाले, उसमें लिखा गया है कि गांधी का जो राष्ट्रवाद है वो कुटीर उद्योग को बढ़ावा देता है ना, बोलता है ब्रिटेन की वस्तु को खत्म करो, बहिष्कार करो, फला चिलाना। ये क्या बोलता है कि आधुनिक तकनीक का तुम यूज करो। अब यहीं से इसका आलोचना शुरू होता है, बताया ना कि कुछ लोग इसका आलोचना करते हैं यही से। टैगोर का कहना है कि देखो ब्रिटेन क्यों आगे गया, क्योंकि उसके यहाँ औद्योगिक क्रांति हुई। पढ़े हो ना वर्ल्ड हिस्ट्री में, भाई हम नहीं पढ़े, हम आपसे पूछ रहे हैं, ब्रिटेन इसलिए ना आगे बढ़ा था, बोलो ना सुती हाँ कि ना। हाँ सर सही। ठीक है, राकेश बोल दिया हाँ सही बात हम बोल रहे हैं, ठीक है। ब्रिटेन यूरोपीय देश जो आगे बढ़ा है उसका सबसे रीजन क्या था, वहाँ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। उन्होंने बताया, टैगोर साहब कहते हैं देखो जापान है, ताइवान है, फिलीपींस है, जर्मनी है, फ्रांस है, भारत तो छोटा देश है ना, जब वो लोग तकनीक का सहारा लेकर के आगे बढ़ सकता है, अपने राष्ट्र प्रेम को स्थापित कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो इन्होंने बताया कि आप तकनीक का यूज कीजिए तब ना राष्ट्रवाद को मानेंगे। तकनीक का यूज कहाँ कहाँ करने के लिए बोल रहा है, देखो ध्यान से। ये कहते हैं कि हमको कृषि में तकनीक का यूज करना होगा, हमको स्वास्थ्य सेवा में हमको तकनीक का यूज करना होगा, कृषि हो गया, स्वास्थ्य हो गया, हमको व्यापार में यूज करना होगा, हमको साहित्य में यूज करना होगा। ये चार चीज बताते हैं, कृषि, स्वास्थ्य, व्यापार और साहित्य। साहित्य में क्यों कहते हैं, देखो क्योंकि साहित्य के बताते हैं कि किसी किताब को या किसी भी लेखन को जल्दी पहुंचाने का प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार तो हो ही ना गया था। पहले लोग हाथ से लिखे पेपर दिया करते थे, अब क्या प्रिंटिंग प्रेस का तेजी से काम हो रहा है, निकलता चल जा रहा सब कुछ। ये बताते हैं कि हमको इस साहित्य में भी यदि हम तकनीक का प्रयोग करते हैं तो हम क्या हो जाएंगे, हम बहुत ज़्यादा आगे निकल के चले जाएंगे। ठीक है, देखो ये हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो, अब ये राष्ट्रवाद के विषय में अब एक अगला 7वां पॉइंट में क्या कहता है, देखो ये 7वां पॉइंट क्या कहता है, देखो 7वां जो होता है वो 1905 की घटना का
घटना का संदर्भ लेते हैं। ये कौन? हमारे टैगोर साहब। इनका कहना है कि जब 1905 में, ये क्या नाम था उनका, ये कौन अलग किया था, बंगाल विभाजन कौन किया था जी? कर्जन। हाँ, 1905 में जब लॉर्ड कर्जन क्या किया, बंगाल का विभाजन किया ना। देखो ये घटना क्या होता है, यहाँ पर होता है बंगाल पार्टीशन होता है। क्या होता है रिया? बंगाल विभाजन हुआ। तो दिक्कत यहाँ तक। अब देखो बंगाल विभाजन हो जाता है, इसके बदले में क्या चलाया जाता है? हाँ ठीक है, स्वदेशी चलाया जाता है। यहां तक की घटना तक टैगोर पर कोई आपत्ति नहीं था। टैगोर साहब ने बोला ठीक है, बंगाल विभाजन किया गया, हम लोगों ने प्रतिरोध किया, है ना, स्वदेशी को अपनाने पर बल दिया, बोला कि बहुत बढ़िया बात है, आई एम ऑलवेज विथ यू, हम रहेंगे आपके साथ में, कोई दिक्कत नहीं। इनको दिक्कत कहां से होता है? जब स्वदेशी आंदोलन को सफल बनाने के लिए विदेशी कपड़ा जलाया जाता है, विदेशी वस्त्र का क्या किया जाता है? दहन किया जाता है। ये कहते हैं टैगोर साहब कहते हैं रिया कि ठीक है स्वदेश चलाओ, लेकिन विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया जाना कहीं से भी राष्ट्रवाद नहीं हो सकता है, तस्वीर नहीं हो सकता। इससे पूछा कि क्यों हो नहीं हो सकता है, तो बताए टैगोर साहब बोलते हैं हम तो पढ़े लिखे लोग हैं ना, ब्रिटेन भी घूम के यहाँ बहुत सारा किताब लिखा पढ़े हुए हैं कि आप जो वस्त्र को जला रहे हैं आप उसको मत जलाइए। गांधी कौन बोला था जलाने के लिए? गांधी जी ने बोला था। तो इनका कहना है कि हमारे भारत में बंगाल सबसे गरीब प्रांत है ना, जो आप विदेशी वस्त्र को जला रहे हो, क्यों जला रहे हो? इसको किसी गरीब को दे दो ना, उसका अंग ढक जाएगा। किसी जरूरतमंद को दान कर दो, उसका अंग ढक जाएगा। क्यों जला रहे हो उसको? ये राष्ट्रवाद है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तुम वस्त्र को जला करके, चूंकि वस्त्र अब हमारे पास में है, हमने पैसा देके खरीदा है, भले अंग्रेज का ही क्यों ना हो, ब्रिटेन का हमने पैसा देके खरीदा, यानी जब हमने उसको पैसा देके खरीदा है तो वो हमारी व्यक्तिगत संपत्ति हो गई। और आपको पता होगा ना कि व्यक्तिगत जो भी संपत्ति हमारा होता है, किसका संपत्ति? सब राष्ट्र का संपत्ति है। ये कमीज भी देश का है, जब मांगे सरकार दे देगा, ले सकता है, हमको भी उठा के लेके चल जाएगा। हम लोग किसके हैं? राष्ट्र के हैं। तो बोला कि भाई आप विदेशी वस्त्र हैं तो आप इसके मूल्य को देकर न खरीदे हैं, अभी आपकी संपत्ति है तो आप संपत्ति को जला रहे हैं, ये राष्ट्रवाद नहीं हो सकता। आप किसी जरूरतमंद को दे दो। दूसरा बात ये क्या बताते हैं, इनका कहना होता है कि आप जिस वस्त्र को जला रहे हैं उससे धुआं निकलता है, और विदेशी वस्त्र में किसका यूज किया जाता है? केमिकल का यूज किया जाता है। पढ़े होंगे ना कि चंपारण सत्याग्रह से पहले जब हमारे यहाँ नील की खेती क्या हो गया, करवाया जाने लगा ना, तो जर्मनी में था ना कि कृत्रिम रंग का आविष्कार हो चुका हुआ था। तो हमारे यहाँ जो विदेशी वस्त्र आया करते थे ना, उसमें केमिकल हुआ करता था, उसमें केमिकल तो काफी डुप्लीकेट टाइप का होता था ना। तो जो तुम यहाँ वस्त्र को जला रहे हो वो वास्तव में क्या है? रसायन को वायुमंडल में तुम प्रसारित कर रहे हो सकता है ये रसायन तुम में महामारी पैदा कर दे, हो सकता है इसका धुआं जो निकलेगा हमारे वायुमंडल को, ये क्या करता है? वायुमंडल को प्रभावित करता है। तो तुम अपने देश में रह रहे हो, तुम अपने वायुमंडल को प्रदूषित करोगे, अपने एयर को पोल्यूटेड करोगे, तो तुम कैसे बोलते हो कि तुम राष्ट्रवाद के जनक ये मानने वाले हो? टैगोर जो थे राष्ट्रवाद के माध्यम से पर्यावरण संरक्षक भी कहे जाते हैं। ये थोड़ा सा बोरियत चैप्टर भी है, कोशिश कर रहे हैं कि बोरियत ना हो आप लोगों को, है ना। टैगोर क्या करते हैं? आकाश राष्ट्रवाद के माध्यम से पर्यावरण संरक्षक का काम करते हैं। ठीक है। अब देखो एक और चीज घटना हुआ था कि राखी बांधने का कुछ कॉन्सेप्ट आया था ना बंगाल में, वो कब आया था? कब आया था राकेश राखी बांधने का? ये तो 5 में था ना। क्या बोले सर? अरे हम बोल रहे हैं कि राखी बांधने का कब सिस्टम शुरू किया गया था? बंगाल में किया 5 में किया गया, उसी के आसपास में किया गया हुआ था। देखो तो इन्होंने क्या गया था सर, हिंदू मुस्लिम। हाँ, अब देखो अब इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि जब 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ था तो दो खो में बट गया, हिंदू अलग मुस्लिम अलग होना चला गया, उसका अलग तरीका था, इसका अलग तरीका था। इन्होंने बताया कि एक देश में किसी सरकारी नीति का प्रतिरोध करने के लिए एक वर्ग कहीं ऐसे अलग से लड़ रहा है, दूसरा वर्ग कहीं अलग से लड़ रहा है, वो राष्ट्रवाद थोड़ा हो सकता है, तुम साथ में मिलकर के लड़ो। तो उन्होंने बताया क्या, गांधी ये टैगोर साहब ने बोलते हैं कि अब तुम कलाई पर क्या बांधो? राखी बांधो।
हिंदू मुस्लिम अगर तुम हो तो क्या बांधो, तुम एक दूसरे पर राखी बांधो, मतलब क्या हो कि तुम हमारी रक्षा करोगे, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। ये होता है राष्ट्रवाद। वास्तव में इन्होंने क्या किया, ये स्वदेशी ये बंगाल विभाजन के माध्यम से इन्होंने राष्ट्रीय एकता पर क्या किया, राष्ट्रीय एकता का एकीकरण किया। एकीकरण किया किसके माध्यम से, तो राखी के माध्यम से, राखी के माध्यम से। तो इनके द्वारा प्रयोग किया गया राखी की जो घटनाएं होती हैं कलाई पर बांधने वाला, वो भी हमारा क्या होता है, वो भी हमारा राष्ट्रवाद होता है, एकता को बढ़ावा देने के लिए। समझ में आया।